मोनिका गोम्स डिसिल्वा कॉलेज की स्टाफ लिस्ट में आपका नाम नहीं है। यहाँ तक कि डीन और एडमिन स्टाफ आपको जानता तक नहीं, न नाम से न चेहरे से। नताशा, अभी उसका सिर्फ एक झूठ पकड़ा गया है, आगे देखो और क्या क्या पता चलता है। जॉर्ज, लेकिन मोनिका कॉलेज जाती थी, मुझे अच्छी तरह से पता है। इवन मुझे भी यही लगता था कि वो वहां पढ़ाती थी। इतने सालों से वो ऐसे कैसे झूठ बोल रही थी? सिर्फ यही नहीं, उसने और कई झूठ बोले। मुझे तो वो पॉल पर भी शक हो रहा है कि पॉल और मोनिका ने मिलकर किया है। पीटर अंकल सही थे। अब तो मुझे भी यकीन हो गया कि सारी डेथ नेचुरल डेथ नहीं थी। आई एम श्योर उनसे कुछ गलती हो रही है। मतलब गलती कॉलेज स्टाफ की कि वो आपको नहीं पहचान रहे। नहीं, कॉलेज नहीं, गलती नताशा और जॉर्ज कर रहे हैं। मैंने कभी उनसे कहा ही नहीं कि मैं डिसिल्वा कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। पता नहीं गलती कर रहे हैं या फिर जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं। मैं डिसिल्वा कॉलेज जाती हूँ, लेकिन पढ़ाने के लिए नहीं, अपने काम से। अपने काम से मतलब मैं पढ़ने जाती हूँ। तो अब आप कह रही हैं कि आप डिसिल्वा कॉलेज की स्टूडेंट हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैं तो ऑलरेडी ग्रेजुएट हूँ। पढ़ने का शौक है, इसलिए डिसिल्वा कॉलेज की लाइब्रेरी जाती हूँ। इनफैक्ट वही नहीं, और भी लाइब्रेरीज जाती हूँ। तो मिस्टर पॉल, आप भी यही कह रहे हैं कि आपको पता नहीं था कि मोनिका डिसिल्वा कॉलेज में पढ़ाती है? एक्चुअली सर, मुझे लगता था कि वो वहां पढ़ाती है, लेकिन उसने सामने से कभी कहा नहीं कि वो उस कॉलेज में प्रोफेसर है। और जब मैंने पूछा तो उसने बताया कि वो वहां सिर्फ लाइब्रेरी में पढ़ने जाती है। वो सही बोल रही हैं। हमारे लाइब्रेरी मिसेस गायत्री कुंदनकर ने बताया कि मोनिका यहाँ लाइब्रेरी में रेगुलरली आती है। मिस्टर रसल, मोनिका ना तो स्टाफ में है ना स्टूडेंट है, फिर भी वो पिछले 15 सालों से रेगुलर यहाँ आ रही है। वो ऐसे कॉलेज में लाइब्रेरी में एंटर कैसे हो सकती है? आप लोगों ने अलाउ कैसे किया? मैं खुद ये सुनकर हैरान हूं इंस्पेक्टर। अजीब बात है, मतलब कैसे कोई ऐसे झूठ बोल सकता है कि वो यहाँ टीचर है, और क्यों, जबकि उसका इस कॉलेज से कोई लेना देना ही नहीं। क्यों? मोनिका ने क्यों झूठ बोला कि वो डिसिल्वा कॉलेज में केमिस्ट्री की प्रोफेसर है? इन्वेस्टिगेट कर रही टीम को यह समझ में नहीं आ रहा था कि मोनिका के इस तरह से झूठ बोलने का कारण क्या था। क्या इन्वेस्टिगेशन में इस क्यों का जवाब मिलने वाला था? इन 6 मौतों को अब मर्डर की तरह से देखा जाने लगा था। सर, मुझे तो यही लगता था कि वो यहाँ पर पढ़ाती है। काफी टाइम से मैंने उसका आईडी कार्ड भी नहीं चेक किया था। वो रेगुलरली यहाँ आती थी। अगर मुझे पता होता कि उसका इस कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं उसे अंदर घुसने भी नहीं देती थी। आपने आखिरी बार उसका आईडी कब देखा था? सर, याद नहीं है, काफी पुरानी बात है। पर हाँ, मुझे इतना याद है कि उसके पास स्टाफ का एक आईडी कार्ड था। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। आपके पास उन किताबों की लिस्ट है जो उसने यहाँ से इशू करवाई हो और अपने घर लेके गई हो? वो कोई भी किताब अपने घर नहीं ले जाती थी। जो भी किताब पढ़ती थी वो यहीं पर पढ़ती थी। बल्कि मैंने उसे 1-2 बार कहा भी था, मोनिका, मैंने देखा है तुम किताबें यहीं पर बैठकर पढ़ती हो, घर क्यों नहीं ले जाती? आराम से पढ़ लिया करो ना। मैडम, मुझे कोई भी काम अधूरा छोड़ना पसंद नहीं है, इसलिए यहीं पे पढ़ लेती हूँ। और वैसे भी घर पे और भी बहुत सारे काम होते हैं। मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो कैसे सकता है। वो लाइब्रेरी में आती है, यहाँ तक कि हमारी सिक्योरिटी भी नहीं रोकती उसे यहाँ आने के लिए। उन्हें भी ये लगता है कि वो यहाँ पढ़ाती है। साहब, वो मैडम तो मेरे यहाँ पे नौकरी लगने से पहले से आती हैं, सब जानते हैं उन्हें साहब। कभी आई कार्ड चेक किया तुमने उनका? साहब, जिन टीचर को रोज आते जाते देखते हैं, उनसे आईडी कार्ड कैसे मांगेंगे साहब? उसने अपनी फैमिली को अपॉइंटमेंट लेटर दिखाया है कि 2004 में उसे यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिली। इंस्पेक्टर, उसने अपने फैमिली को जो भी कहा हो, मैं साबित कर सकता हूँ कि वो यहाँ टीचर कभी नहीं रही। पर ये कैसे पॉसिबल है? वो इतने आराम से कॉलेज में घुस जाती है, कोई उसका आई कार्ड चेक नहीं करता है, और ये काम वो पिछले 15 सालों से कर रही है। अगर हम ये भी मान ले कि उसने आईडी कार्ड जाली बनवाया होगा और उसी के बेस पे सबने उसे टीचर मान लिया, तब भी आईडी कार्ड हर साल नए बनते हैं। उसने 15 साल कैसे मैनेज किया होगा? मिस्टर रसल, हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि क्या मोनिका की पहुंच बैरामेक्सिन तक हो सकती है या नहीं। लेकिन जब वो इतने सालों से आपके कॉलेज में, लाइब्रेरी में खुलेआम घूम सकती है, तो वो आपकी केमिस्ट्री लैब में भी जा सकती है और वहां से बैरामेक्सिन लेकर लैब से, कॉलेज से बाहर भी जा सकती है। ये इम्पॉसिबल है इंस्पेक्टर। बैरामेक्सिन एक रेस्ट्रिक्टेड केमिकल है। लैब में भी सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स में यूज होता है, वो भी कड़ी निगरानी में। मुझे आपके लैब इंचार्ज और लैब टेक्नीशियन से मिलना है। बैरामेक्सिन?
इसका नाम मैंने पहली बार तब सुना था जब फिलिप की डेथ हुई थी। पुलिस ने बताया था मुझे कि उसने बेरामैक्सिन लिया था और ये एक तरह का जहर होता है। आज तक इससे ज्यादा मुझे बेरामैक्सिन के बारे में नहीं पता। सचमुच? जी सचमुच। ये एग्जैक्टली है क्या? मैंने कभी नहीं देखा। आई मीन आई डोंट नो। आप वाकई इतने अनजान हैं, फिर अनजान बनने का नाटक कर रहे हैं। आप तो मुझे अच्छे से जानती भी नहीं है, फिर ऐसा क्यों सोच रही है मेरे बारे में? आप चाहे तो आराम से अंदर बैठ के बात कर सकते हैं। कॉफी पियेंगी आप? बेरामैक्सिन कहाँ से मिला? डिसिल्वा कॉलेज से ना, इसलिए आप अक्सर वहां जाया करती थी, राइट? मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता ये बेरामैक्सिन क्या होता है, कहाँ से आता है। मुझे साइंस में इंटरेस्ट है, लेकिन सिर्फ लर्निंग के प्रोसेस से। वैसे ये बेरामैक्सिन होता क्या है? इंस्पेक्टर, ये हमारे लैब टेक्नीशियंस हैं, दीपक मंदार, बीरेन चैटर्जी। ये दोनों 1999 से यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ स्टूडेंट्स जो केमिकल यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट्स के लिए, आप उसके इंचार्ज हैं? यस सर। सर हम बहुत सावधानी बरतते हैं सर। बेरामैक्सिन जैसे रेस्ट्रिक्टेड केमिकल का तो बहुत ध्यान रखते हैं। सर हम सब चेक करते हैं क्या एक्सपेरिमेंट है और कितनी मात्रा में केमिकल लगेगा, सब। और सर जब हम लोग भी ड्यूटी से वापस घर जाते हैं तो सिक्योरिटी हमें भी चेक करते हैं। इंस्पेक्टर, मैं भी आपको यही बता रहा था कि ये पॉसिबल नहीं है। आप दोनों मोनिका गोम्स को जानते हैं? लाइब्रेरी में कई बार मुलाकात हुई है उनसे, कई बार बातें भी हुई हैं। मैं भी मिला हूँ सर उनसे कई बार, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो केमिस्ट्री पढ़ाती है। मुझे लगा किसी और डिपार्टमेंट में। मोनिका से बेरामैक्सिन को लेकर कोई बात हुई है? लाइब्रेरी में कई बार बातचीत हुई, डिस्कशन भी हुआ, लेकिन केमिस्ट्री से जुड़ी किसी चीज पर कोई बातचीत नहीं हुई सर। सर स्पेस साइंस पे मेरी कई बार बात हुई थी, पर केमिस्ट्री पे कभी भी बात नहीं हुई। बेरामैक्सिन को लेकर पक्का कोई बात नहीं हुई? पक्का सर। मुझे आपकी इस लैब का 2004 से लेकर अब तक का पूरा डेटा चाहिए, खास तौर पर बेरामैक्सिन का। 2004 से अब तक कितना आया, किस किस एक्सपेरिमेंट में कितना यूज हुआ, पूरा रिकॉर्ड। आप दोनों के पास 3 घंटे का टाइम है। 3 घंटे में मुझे पूरा डेटा चाहिए। मिस्टर रसल, मैं दीपक मंदार और बीरेन चैटर्जी को क्राइम ब्रांच बुला रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन के लिए। इंस्पेक्टर, आप इन दोनों पे शक कर रहे हैं? ये दोनों हमारे पुराने स्टाफ मेंबर्स में से हैं। मिस्टर रसल, मोनिका के पति फिलिप के मामले में ये शक जताया गया था कि वो मर्डर था, क्योंकि उसकी बॉडी में बेरामैक्सिन के ट्रेसेस मिले थे। लेकिन ये साबित नहीं हो पाया कि बेरामैक्सिन आया कहां से था। उसके बाद 3 डेथ और हुई, पीटर फर्नांडिस, जेनिफर डिमेलो और रेचल डिमेलो। और फिलिप की डेथ से पहले उसके घर में 2 डेथ्स और हुई थी, उसकी मां मारिया गोम्स और उसके पिता अल्बर्ट गोम्स। 6 डेथ्स जिन्हें नेचुरल डेथ मान लिया गया था, अब उन्हें मर्डर की नजर से देखा जा रहा है, क्योंकि ऐसा शक है कि सबके मर्डर में बेरामैक्सिन का इस्तेमाल हुआ होगा। और इन सभी केसेस में हमारी प्राइम सस्पेक्ट मोनिका है। अब ये तो साबित हो चुका है कि मोनिका फर्जी तरीके से आपके कॉलेज में घुसी थी, और मुझे पूरा यकीन है कि मोनिका को बेरामैक्सिन आपकी कॉलेज से ही मिला है। अब या तो उसने आपके कॉलेज की लैब से चुराया है, या फिर उसे ये आपके किसी टेक्नीशियन से मिला है, जिसने अनजाने में या फिर किसी लालच में आकर जानबूझकर उसे दे दिया। जानबूझकर दिए जाने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि मैं मोनिका को ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन इतना समझ गया हूं कि वो बहुत शातिर औरत है। उससे उगलवाना मुश्किल होगा, इसलिए हमें आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी, और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप कोऑपरेट करेंगे। भरत, डिसिल्वा कॉलेज की केमिस्ट्री लैब का डेटा चेक करने के लिए फौरन एक टीम बनाओ। सारा डेटा जल्द से जल्द एनालाइज करो। ठीक है सर, एक टीम बनाकर काम पे लगा देता हूँ। फिलहाल ये केस हमारे लिए सबसे अहम है, बाकी सभी केसेस साइड पे रखो। सर मैंने पॉल से भी बात की है, उसका कहना है कि उसे पता ही नहीं था कि मोनिका डिसिल्वा कॉलेज में प्रोफेसर है। झूठ बोल रहा है पॉल। उसकी 6 साल की बेटी और वाइफ भी मरी है। उससे हमें सिर्फ मोनिका के बारे में नहीं, बल्कि ये भी पूछताछ करनी है कि इस सब में उसका क्या रोल है। अमृता, मुझे जल्द से जल्द मोनिका के फोन रिकॉर्ड्स चाहिए। जब उसने पहला फोन खरीदा होगा तब से लेकर अब तक जितने भी नंबर इस्तेमाल किए हैं, एक एक नंबर की डिटेल चाहिए। सर तब से लेके अब तक? मोनिका भी 38 साल की है, तो उस वक्त 18 से 20 साल की होगी जब उसने पहला फोन खरीदा होगा, राइट? मतलब 2001 या 2 से लेकर अब तक। और पीछे जाना पड़े और पीछे जाओ, लेकिन एक एक नंबर की डिटेल निकालो। कॉलेज में फर्जी तरीके से घुसना, अपने आप को प्रोफेसर बताना, कॉलेज से बेरामैक्सिन चुराना, नकली पेपर्स बनवाना। मैं मानता हूं कि बहुत शातिर औरत है, लेकिन इतना कुछ करने के लिए उसने किसी ना किसी की मदद तो ली होगी। भरत,
डिसिल्वा कॉलेज के डेटा पर टीम लगाने के बाद तुम्हारा अगला काम गांधीनगर एफएसएल से बात करना है, क्योंकि शायद फोरेंसिक से हमें यह पता चले कि जो 6 मौतें हुई वो नेचुरल थी या उन्हें जहर दिया गया था। मतलब फिलिप के अलावा वो 5 मौतें हैं जो पिछले 14 साल में हुई हैं। करेक्ट। और उसके तुरंत बाद तुम्हें मोनिका की हिस्ट्री भी निकालनी है। कौन है, कहां से आई, एक एक डिटेल चाहिए मुझे। 6 मौतें मतलब 6 मर्डर्स, जिसमें एक 6 साल की बच्ची भी है। ये औरत है क्या? सर, अब मैं यकीन से कह सकता हूं कि जॉर्ज का मोनिका पे शक गलत नहीं है, और पीटर फर्नांडिस का शक भी सही था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन शायद हमारी टीम से कहीं ना कहीं चूक हो गई, वरना जेनिफर डिमेलो और रेचल डिमेलो को बचाया जा सकता था। अब सर उन्हें बचा तो नहीं पाए, लेकिन न्याय तो दिलवा सकते हैं। और सर उसके लिए हमें मारिया गोम्स, अल्बर्ट गोम्स, पीटर फर्नांडिस, जेनिफर डिमेलो और रेचल डिमेलो की बॉडी को ग्रेव से बाहर निकालना होगा। तुम्हें लगता है एफएसएल को इन डेड बॉडी से कुछ हाथ लगेगा? क्योंकि आखिरी बॉडी 4 साल पहले और पहली 14 साल पहले दफनाई गई थी। सर, मैं यकीन से कह सकता हूं कि उन 6 लोगों की डेथ नेचुरल डेथ नहीं थी, बल्कि मर्डर्स। मैं जानता हूं ये काफी चैलेंजिंग होगा, लेकिन फिर भी लेट्स डू इट। तुम गड़े मुर्दे उखाड़ते और हम उस मुर्दे में जो कुछ बचा हुआ होता है उससे उसका पूरा इतिहास निकाल लें। डेड बॉडी निकालने की परमिशन के बाद मुझे बॉडीज निकालते वक्त आपकी टीम की जरूरत पड़ेगी। इन्फॉर्म कर देना, मेरी टीम वहां पहुंच जाएगी। मैं इस केस के ऊपर अभी मेरा काम शुरू कर देता हूं। ये केस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। भावेश, मैंने तुम्हें एक नंबर भेजा है, जरा उसका पता लगा। ये एक नंबर है जो काफी टाइम से एक्टिव है। मैं जानती हूँ भावेश कि ये काम आसान नहीं है, लेकिन क्या करें, ये केस भी आर्कियोलॉजी के एक्सपेक्टेशन से कम नहीं है। अमृता जी, आप इस नंबर का 2003 से रिकॉर्ड मांग रहे हैं, ऊपर से इस नंबर पे जिससे बात हुई है उनका भी उतने साल पुराना रिकॉर्ड, और सर्वर में इतना डाटा मेंटेन थोड़ी होता है। अच्छा, जितना निकलता है उतना तो भेजो। डेड बॉडीज को खोद कर बाहर निकालने के लिए हमें मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लगेगा। मैं आज ही लेटर भेजता हूँ। जितनी जल्दी परमिशन मिलेगी उतना अच्छा है। मैं चर्च अथॉरिटी से बात करता हूँ, अगर वहां से भी किसी तरह की परमिशन की जरूरत है तो ले लेता हूँ। और साथ साथ तुम्हें ये भी पता करना होगा कि मोनिका को बैरामैक्सिन मिला कहाँ से, क्योंकि अगर 14 साल पुरानी डेड बॉडी से कुछ नहीं मिला तो हमें बैरामैक्सिन के सोर्स को ही ट्रैक करना होगा। तो ये सब मर्डर ही थे ना सर? जॉर्ज, हम डिसिल्वा कॉलेज की केमिस्ट्री लैब का पिछले 15 साल से अब तक का रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं, लेकिन ग्रेव्स में से डेड बॉडी को खोद के निकाल के उसमें से बैरामैक्सिन के बारे में पता करना आसान काम नहीं है। और अगर पता नहीं चल पाया कि जहर दिया गया था, तो फिलिप की डेथ के अलावा बाकी सबकी डेथ नेचुरल मान ली जाएगी। अगर इन डेड बॉडीज में से कुछ नहीं मिलता तो ये केस आगे नहीं बढ़ सकता, जब तक ये ना पता चले कि मोनिका को बैरामैक्सिन कहां से मिला। सर, लेकिन आपको ये तो पता चल चुका है ना कि मोनिका 15 साल से वो फेक आईडी से अपने आप को डिसिल्वा कॉलेज की टीचर बता रही थी। इसका मतलब ये होता है कि औरत फ्रॉड है। सर, मुझे तो ये भी यकीन हो गया है कि डैड की जो विल मोनिका ने पीटर अंकल को लाकर दी थी वो भी फेक थी। सर, डैड के विल को हम कोर्ट में चैलेंज करने ही वाले थे। फिलिप की डेथ हो गई, इसलिए हम दोनों ने अपनी मर्जी से सब कुछ मोनिका को दे दिया, और उसने अपने नाम पे सब कुछ ट्रांसफर करवा भी लिया था। सारी प्रॉपर्टीज, बिजनेस सब मेरे सामने ही उसके नाम पे ट्रांसफर हुआ था। इनफैक्ट पीटर अंकल और मैंने खुद उन पेपर्स पे साइन किए थे विटनेसेस के तौर पे। नताशा, जॉर्ज, ये केस इतना आसान नहीं होगा। हमें 14 साल पीछे जाना होगा और हर उस चीज को प्रूव करना होगा जिससे ये साबित हो कि वो 6 डेथ्स मर्डर्स थे। और सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि मोनिका को बैरामैक्सिन कहां से मिला। इतने रिस्ट्रिक्टेड केमिकल के बारे में इतनी जानकारी कहां से मिली? मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि डिसिल्वा कॉलेज में घुसने के लिए उसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए थे, तो हो सकता है तुम्हारे फादर की विल भी उसने फर्जी बनाई हो। पीटर अंकल भी यही समझाने की कोशिश कर रहे थे। वही थे जिन्होंने फिलिप के बॉडी में वो ब्लू मार्क देखा था। सर, माय गॉड, मतलब पीटर अंकल को पता चल गया था कि फिलिप का मर्डर हुआ है, इसलिए सर वो मोनिका की फैमिली में कौन कौन है? उसके माँ बाप, भाई बहन, कोई और रिश्तेदार, कोई भी? हाँ सर, उसके मॉम डैड है, कैनाकोना में रहते हैं। लीना, मैं जा रहा हूं। सेबी, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना मत भूलना। हाँ, भर दूंगा। मुझे नहीं लगता कि मोनिका अपनी फैमिली से काफी टाइम से मिली है। मतलब? उनके बीच में रिलेशंस कुछ ठीक नहीं थे। मोनिका के पेरेंट्स फिलिप के डेथ पे भी नहीं आए थे। आई डोंट नो उसने इन्फॉर्म भी किया होगा या नहीं उनको। 6 लोगों की डेथ जो शायद मर्डर्स हो, तो मोनिका का इसके पीछे का मोटिव सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टी को हासिल करना था? मुझे लगता है कुछ और भी गड़बड़ है। वही तो हम भी समझ नहीं पा रहे कि मोनिका के साथ गड़बड़ क्या है। सर, पॉल की वाइफ रेचल,
और उसकी बेटी जेनिफर। हमें लगता है कि उन दोनों को भी मोनिका ने मारा है सर, जिनका हमारी प्रॉपर्टी से कोई कनेक्शन नहीं है। मोनिका का मानसिक संतुलन ठीक है ना? सर मोनिका हमेशा से एक बहुत अच्छी इंसान रही है, और अब लगता है कि शायद उसके पर्सनालिटी का कोई दूसरा भी साइड है जिसके बारे में आज तक हमें पता ही नहीं चला। क्या हुआ पॉल? तुम्हें क्या लगा मैंने तुम्हारे खाने में कुछ मिलाया है? तुमने ग्रेवयार्ड पे रेचल को किस क्यों किया था? क्योंकि रेचल मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी पॉल। आई लव यू पॉल। मैंने कुछ नहीं किया है। नताशा और जॉर्ज को गलतफहमी हो रही है। पॉल मैं प्यार का दिखावा नहीं कर सकती, लेकिन मैं उन सबसे प्यार करती थी जिन्हें मैंने खोया है। मुझे भी बहुत दुख है उनके जाने का। क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम डिसिल्वा कॉलेज की केमिस्ट्री लैब का 2004 से अब तक का डेटा बहुत बारीकी से जांच रही थी कि बेरामैक्सिन कब कितनी मात्रा में आया और कहां-कहां इस्तेमाल हुआ। लैब टेक्नीशियन दीपक मंदार और बीरेन चैटर्जी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इसी दौरान मारिया गोम्स, एल्बर्ट गोम्स, फिलिप गोम्स और पीटर फर्नांडिस के अवशेष जांच के लिए ग्रेव्स खोदकर बाहर निकालने की परमिशन भी मिल गई और जेनिफर डिमेलो और रेचल डिमेलो के भी ग्रेव्स को खोदकर उनके अवशेष बाहर निकालने की अनुमति मिल गई। सर, मोनिका के भी रीसेंट फोन रिकॉर्ड से पता चला है कि मोनिका के अपने फैमिली मेंबर नताशा और जॉर्ज के अलावा एक प्रशांत कदम नाम के आदमी से लगातार बातचीत रही है। एक ही नाम मिला है? जी सर। बहुत चालाक औरत है। एनीवे, प्रशांत कदम कौन? सर पॉलिटिकल वर्कर है कलंगुट से। प्रशांत बहुत पॉलिटिकल वर्कर है, कलंगुट में पार्टी का काम देखता है, सॉलिड आदमी है, अच्छी पहुंच है उसकी। ऐसा कोई बड़ा पॉलिटिशियन नहीं है, पर एरिया में धाक है उसकी। पर मैम ये मोनिका का प्रशांत कदम से क्या कनेक्शन हो सकता है? गणेश ये तुम मुझसे मत पूछो, खोद कर निकालो और मुझे बताओ कि क्या मामला है। ये 6 के 6 डेथ मर्डर्स लग रहे हैं। फिलिप के केस में तो तुम चूक गए थे, पर इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सर खबरी गणेश ने कलंगुट में अपने नेटवर्क से पता लगाया है कि मोनिका अपने फैमिली बिजनेस के सिलसिले में अक्सर प्रशांत कदम से मिलती रही है और उसके अलावा भी मिलती रही है। अलावा भी मतलब? सर एक्चुअली कलंगुट में प्रशांत कदम का एक छोटा सा होटल है। सालों से मोनिका और प्रशांत वहां मिल रहे हैं। अब मोनिका को उठाकर पूछेंगे तो जाहिर सी बात है वो कहेगी ये बिजनेस मीटिंग थी, भले ही उसके प्रशांत कदम के साथ अवैध शारीरिक संबंध रहे। लेकिन हमारा उसकी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि प्रशांत कदम उन 6 लोगों की डेथ या उनके मर्डर्स के बारे में कितना जानता है। उसे उठाकर सीधा सवाल करे तो? सीधा उठाकर सवाल पूछने की बजाय कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। सिर्फ फिलिप गोम्स की मौत के बाद पोस्टमार्टम हुआ था और उसकी बॉडी से बेरामैक्सिन के ट्रेसेस पाए गए थे। लेकिन बाकी 5 मौतों में किसी का भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ था क्योंकि उनकी मौत को नेचुरल बताया गया था। अब उन बॉडीज को बाहर निकाला गया था, उनके अवशेषों की जांच होने वाली थी। क्या इस जांच में कुछ सामने आने वाला था जिसकी पुलिस को उम्मीद थी? क्या इन सभी को भी जहर देकर मारा गया था?
फोरेंसिक टीम के लिए भी इन सभी सवालों के जवाब ढूंढना आसान नहीं था। प्रफुल्ल, तुम अच्छी तरह जानते हो कि इतने सालों के बाद डेड बॉडी के नाम पर हमें सिर्फ कुछ हड्डियां, कुछ स्केलेटन मिलने वाली थी, और वही हुआ। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम उनका डीएनए हासिल करने में कामयाब हुए। अब उसी से हमें एनालिसिस करना होगा, उसी से पता करना होगा कि जहर दिया गया था या नहीं। मुश्किल है, यहां पर नामुमकिन नहीं। गिरीश जी, आपने कहा नामुमकिन नहीं है, मतलब मुमकिन है। पता चल सकता है कि इनको जहर दिया गया था। इनकी मौत भी बैरामिक्सिन की वजह से हुई है। एग्जैक्टली। लेकिन मुझे थोड़ा टाइम दो, टेस्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, लेकिन हम जरूर पता लगा लेंगे कि जहर दिया गया था या नहीं। थैंक यू गिरीश जी, आप टाइम लीजिए, लेकिन जितना जल्दी हो सके रिपोर्ट दीजिए प्लीज। सर, आप बार बार हमें यहाँ बुला लेते हैं। हमें जो पता था हम आपको सब बता चुके हैं। अब सर, बार बार परेशान करने से हम आपको कुछ नया तो बता नहीं देंगे। सर, हमने सच में कुछ नहीं किया है सर। हमको नहीं मालूम मोनिका को किसने बैरामिक्सिन दिया, कहां से दिया, कुछ नहीं मालूम सर। लेकिन हमें तो कुछ और ही पता चला है। बैठो। वैसे आप लोगों को पता है ना कि हमारी एक टीम आपकी लैब का 2004 से लेकर अब तक का बैरामिक्सिन का रिकॉर्ड चेक कर रही थी। उसमें ये सामने आया है कि 2005, 2007, 2010, 2012, 13 और 2015 में आपकी लैब से बैरामिक्सिन गायब हुआ है। और ये वही 6 साल हैं जब गोम्स फैमिली और डिमेलो फैमिली में डेथ्स हुई थी। मैं बिल्कुल नहीं मान सकता सर। सर, बैरामिक्सिन लैब से आज तक गायब हुआ ही नहीं है। हुआ है, और हमें यह भी बताया कि कब हुआ और कितना हुआ। हमें तो यह भी पता चला है कि मोनिका को कैसे पता चला कि कितनी मात्रा में बैरामिक्सिन देना है जिससे दिल का दौरा तो पड़े लेकिन जांच में सामने ना आए। थैंकफुली उस दिन तब तक हमने फिलिप की बॉडी उसकी फैमिली को हैंडओवर नहीं की थी, और उसी वक्त पीटर फर्नांडिस ने नोटिस किया कि फिलिप की बॉडी नीली पड़ रही है। डॉक्टर प्रांस भाई, मैंने उन सभी डॉक्टर से बात की है जिन्होंने बाकी लोगों के केस हैंडल किए थे, लेकिन उनमें से कोई भी डॉक्टर ये पता नहीं लगा पाया कि उन्हें जहर दिया गया था। इंस्पेक्टर, जैसे कि मैंने बताया, इसमें 2 वजह हो सकती है। पहली ये कि उसे जहर दिया ही नहीं गया हो। ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि मोनिका गुम्स के बारे में जो भी सच सामने आया है वो आम बात नहीं है। वो बहुत शातिर औरत है और उसने बड़ी चालाकी से ही मर्डर्स किए हैं। दूसरी वजह यह है कि मोनिका ये अच्छी तरीके से जानती है कि किसी इंसान को हार्ट अटैक आने के लिए कितनी मात्रा में बैरामिक्सिन डोज दिए जाते हैं, और जिससे कि वो डिटेक्ट भी ना हो। तो मोनिका को एग्जैक्टली पता होगा कि कितना बैरामिक्सिन देना है। शायद मोनिका को एग्जैक्ट मात्रा पता थी, और ये वो खुद पता नहीं लगा सकती जब तक कोई एक्सपर्ट उसे ना बताए, और इसी काम में आप दोनों ने उसकी मदद की है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बाकी 5 लाशों को भी ग्रेव्स में से खोद कर निकाल लिया गया है। उसकी जांच चल रही है, और अगर उन लाशों में बैरामिक्सिन के ट्रेसेस मिले ना, तो तुम दोनों तो बहुत बुरा फंसने वाले हो। सर, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। सर, इतना खतरनाक केमिकल जो एक्सपेरिमेंट में भी इतनी निगरानी में यूज होता है, मैं ऐसे किसी को नहीं दूंगा। सर, हम पहले ही बता चुके हैं। हम बस उसे लाइब्रेरी में मिले थे, थोड़ी बहुत कुछ बातचीत हुई थी, लेकिन केमिस्ट्री या बैरामिक्सिन के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। हम लोगों ने लैब के रिकॉर्ड बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किए। हमें मान ही नहीं सकते सर कि केमिकल गायब हुआ है। अगर हुआ भी है तो किसी और ने किया सर, हम दोनों ने नहीं सर। किसी और ने किया है मतलब? और कौन कर सकता है? देखो, बात को समझ लो, ये केस बहुत सीरियस है। हम ऑलरेडी 14 साल लेट चल रहे हैं। अब अगर किसी की वजह से एक दिन की भी देरी हुई ना, तो उसे बख्शेंगे नहीं हम। सर, हमने कॉलेज से मिले डेटा को 6ठी बार छाना है। कुछ मिला? नहीं सर। और आपको? नहीं। दीपक और बीरेन अभी भी कह रहे हैं कि उन्होंने बैरामिक्सिन मोनिका को नहीं दिया। सर, इतने सालों में रत्ती भर बैरामिक्सिन लैब से गायब नहीं हुआ। सारा रिकॉर्ड क्लियर है। सर, मुझे नहीं लगता कि मोनिका को बैरामिक्सिन लैब से मिला होगा। मोनिका को बैरामिक्सिन दीपक और बीरेन ने ना दिया हो, बल्कि किसी स्टूडेंट ने उसकी हेल्प की हो। एक्सपेरिमेंट के टाइम पे केमिकल चुराया और मोनिका को दे दिया। इंस्पेक्टर, स्टूडेंट्स को कोई भी केमिकल लैब से बाहर ले जाने की इजाजत नहीं है। वो उन्हें वहीं एक्सपेरिमेंट में यूज करने को मिलता है और वहीं खत्म करना पड़ता है। लेकिन जब मोनिका आपके कॉलेज में घुस सकती है, सबको बेवकूफ बना सकती है कि वो वहां पढ़ाती है, तो हो सकता है कि उसने किसी स्टूडेंट को बेवकूफ बनाया हो, उसे यूज किया हो। इंस्पेक्टर, सिर्फ इसलिए कि हमसे एक गलती हो गई कि वो यहाँ टीचर बन के आती रही और हम पकड़ नहीं पाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे सारे स्टाफ पर शक करेंगे। और जब आपको हमारे स्टाफ से कुछ नहीं मिला तो आप हमारे स्टूडेंट पर शक करने लगे। और आप सिर्फ हम पर शक क्यों कर रहे हैं? बैरामिक्सिन सिर्फ हमारे लैब में नहीं यूज होता, बल्कि गोल्ड इंडस्ट्री में भी यूज होता है। आप वहां क्यों नहीं पता करते? वहां भी पता करेंगे, लेकिन मिस्टर रसल, मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि मोनिका ने फेक केमिस्ट्री टीचर बन के जाने के लिए आपका ही कॉलेज क्यों चुना? कोई तो वजह होगी ना उसके पीछे। आप उन सभी ईयर्स के स्टूडेंट्स को चेक कीजिए जिन सालों में ये डेथ्स हुई हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मोनिका आपके कॉलेज किसी खास मकसद से आई थी। ओके। अमृता। यस सर। हमें फोरेंसिक से सभी डिटेल्स मिल जाएंगी।
अगर ये पता चलता है कि इन सबको जहर दिया गया था तो ये सभी नेचुरल डेथ के केसेस मर्डर केसेस में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन मर्डर को साबित करने के लिए, अपराधी तक पहुंचने के लिए हमें हर हाल में ये पता लगाना होगा कि बैरामिक्सिन आया कहां से। सर प्रशांत कदम को उठाए, उससे पूछताछ करें। उठाते हैं प्रशांत। भरत कहाँ है? सर वो मोनिका के मम्मी पापा से मिलने कैना कोना गए। मुझे कैना कोना में मोनिका के पेरेंट्स के घर का एड्रेस मिल गया है। मैं थोड़ी देर में वहां पहुंच जाऊंगा। खबरी गणेश ने मेरी मधुकर सावंत से बात करवाई है। वो मोनिका और उसकी फैमिली को बचपन से जानता है। थोड़ी देर में उनसे बात करने वाला हूँ। गुड, मुझे यही पता करना था। भरत, पहले मधुकर से बात करो। फिलहाल मोनिका के माँ बाप से कुछ पूछताछ मत करना, वरना मोनिका अलर्ट हो जाएगी। मम्मा। यस बेटा। नताशा आंटी और जॉर्ज अंकल कह रहे थे कि बेटा उनकी बातों पर ध्यान मत दो, उनकी बातों का कोई मतलब नहीं। पर मम्मी पापा के बारे में बात कर रहे थे। जेम्स, वो दोनों बहुत परेशान है बेटा। तुम टेंशन मत लो, मैं उनसे बात करती हूँ, उनकी परेशानी दूर कर दूंगी। मोनिका जेम्स को घर का रास्ता पता है, वो खुद घर वापस आ सकता है। नताशा जेम्स मेरा भी बेटा है। फिलिप की हेल्थ और उसके पीने की आदत की वजह से हमने डिसाइड किया था ना कि वो तुम्हारे साथ रहेगा। नताशा, तुम और जॉर्ज जो कर रहे हो ना मेरे साथ, वो ठीक नहीं है। और जो तुमने किया वो सही था। इतने सालों तक तुम झूठ बोलती आ रही हो कि तुम कॉलेज में प्रोफेसर हो। क्यों? क्या जरूरत थी? तुम कर क्या रही थी मोनिका? मैं वहां पढ़ाई कर रही थी नताशा, रिसर्च कर रही थी। इनोसेंट लोगों को मारने का रिसर्च? मम्मा, डैड, फिलिप, पीटर अंकल, रेचल, जेनिफर। मोनिका, तुमने इन सबको मार दिया। तुमने ये सब कुछ अकेले किया या पॉल ने भी तुम्हारा साथ दिया सब? जॉर्ज कहाँ है नताशा? लिसन मोनिका, जॉर्ज वापस लंदन चला गया, तुम उसको छोड़ो। तुम मेरे सवाल का जवाब दो। वापस चला गया? एक बार मुझसे मिलने तक नहीं आया। तो तुमसे डर लगता है? और मुझे भी। ओ हेलो मोनिका, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। बाय नताशा। हाँ जानता हूँ मोनिका, कई साल से जानता हूँ। तो चलो फिर तुमसे कुछ पूछताछ कर लेते हैं। इस बारे में काफी टच में हो मोनिका, तो जानते ही होगे किस बारे में बात करनी। वैसे तुम्हारे पार्टी प्रमुख से बात हो गई, अगर इस सब में तुम्हारा कोई हाथ है तो हम तुम्हें अरेस्ट कर सकते हैं। चलो। प्रशांत कदम बहुत कुछ जानता था। इस मामले में उसकी भूमिका होने के भी काफी आसार थे, पर बावजूद इस सब के उसे तोड़ना पुलिस के लिए आसान नहीं था। दूसरी तरफ कैनाकोना में पुलिस मधुकर सावंत से मोनिका के अतीत के बारे में बहुत कुछ सनसनीखेज जानने वाली थी। आइए मधुकर। वो मोनिका का शादी का बाद से ही मैं उसको कभी नहीं मिला है सर। और उसका माँ बाप सेबेस्टियन और लीना, वो भी कभी कभार ही मिले होंगे। मधुकर जी, हमें एक मामले में मोनिका गोम्स पे शक है और इसी वजह से मैं यहाँ तक आया। ये गणेश बताया मेरे को। सब मधुकर जी बता रहे थे कि बड़ी अजीब हिस्ट्री है इस मोनिका गोम्स की। कैसे हिस्ट्री? साहब वो स्कूल के टाइम से ही बहुत लफड़ा करती थी, अजीब बर्ताव था उसका। पैसे कहाँ हैं? पैसे कहाँ हैं मोनिका? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं लिया। मोनिका तू झूठ बोल रही है ना? मैंने तुझे देखा, पर्स के आजू बाजू में डेस्क के पास तू घूम रही थी। मैंने तुझे पूछा ना कि तू क्या कर रही है, तूने क्या बोला मुझे? कि तू भूख ढूंढ रही है। तूने मुझे झूठ बोला ना? मोनिका सच बोलना, तूने चुराए पैसे? मोनिका की चोरी की आदत के कारण वो हर रोज ही सेबेस्टियन से मार खाती, और ये बात पूरे कॉलोनी को पता थी। अपने फादर के पर्स से पैसे चुराने की आदत को आप उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री बता रहे हैं? सिर्फ पर्स से पैसा चुराने का बात नहीं है ना सर, वो स्कूल में एक लड़के का ज्वेलरी भी चुराया था उसने। स्कूल ने सेबेस्टियन को बुलाया भी था। उस रात तो सेबेस्टियन ने बहुत मारा था। क्यों मोनिका, क्यों करती है सब? और
अरे कितनी शर्म आई मुझे सबके सामने जब तूने मेरी बेइज्जती कर दी। अरे सुधरती क्यों नहीं है? सैवी बस करो। लिया दुकान छोड़। इतना मार दो मार मुझे। अरे आज मैं इसको ऐसा सबक सिखाऊंगा ना, सेमेस्टर चोरी करने का सोचेगी भी नहीं। नहीं सेमेस्टर उसको गिफ्ट भी कितना लगा है देख। नहीं नहीं हाथ में चोट लगी है, उसका हाथ टूट गया है। अरे बहुत तो क्या इसमें फर्क अरे कहाँ से सीखा ये सब? मोनिका मैंने प्लास्टर कर दिया है, इसे ठीक होने में टाइम लगेगा। सोते समय ध्यान रखने से दबाव मत पड़े और इसे खोलना मत। उस रात तो सेबेस्टियन ने मोनिका को इतनी बुरी तरह मारा तो उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। मोनिका क्यों करती है तू ऐसा? क्या जरूरत थी तुम्हें उस लड़के की ज्वेलरी चुराने की? हाँ देख बेटा, अब भी टाइम पे सुधर जा, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। मोनिका बेटा, हाथ कैसा है अब तेरा? पहले से दर्द कम है ना? ले हल्दी वाला दूध पी ले। उस रात मैंने और मेरी बीवी ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की। देख बेटा, तेरा डैड बहुत ईमानदार आदमी है, उसूल का एकदम पक्का है वो। उसूलों की वजह से ही डैड गरीब है अंकल। अरे ऐसे नहीं बोलते, उसी की ईमानदारी की कमाई से तेरा घर चल रहा है ना? सिर्फ घर ही चल रहा है ना आंटी, 2 टाइम का खाना मिल रहा है बस। चोरी करना जुर्म है, कायम है, तो बहुत बुरी आदत है। और ये आदत तूने नहीं छोड़ी ना तो एक दिन तुझे एक दिन मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा अंकल, मैं बहुत अमीर बन जाऊंगी, जो चाहूंगी वो खरीद पाऊंगी, किसी के सहारे नहीं रहूंगी। तेरा डैड जो भी कर रहा है ना तेरे अच्छे के लिए कर रहा है। हमने उसको अपनी तरफ से बहुत समझाया, उसका माँ बाप ने भी उसको समझाया। देखकर ऐसा लगने लगा था कि वो सुधर गई, खास करके फिलिप से शादी के बाद। हालांकि सब लोग हैरान थे कि इतना अमीर घर का लड़का फिलिप को ये मिडिल क्लास लड़की मोनिका से प्यार कैसा हो। हाँ पर एक ऐसी शादी थी साहब जिससे सारा कॉलोनी खुश था। मोनिका के माँ बाप ही नहीं बल्कि आपकी कॉलोनी उसकी शादी से खुश थी। मधुकर जी, हमें पता चला है कि मोनिका काफी टाइम से अपने पेरेंट्स से मिलने नहीं गई और उसके पेरेंट्स भी काफी समय से मोनिका से मिलने नहीं आए, यहाँ तक कि फिलिप्स गोम्स की मौत हो जाने के बाद भी नहीं। ऐसा क्यों? इस बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता है सर। हाँ पर सेबेस्टियन ने अपनी लाइफ में कुछ चीजों को स्वीकार कर लिया था। देखना नहीं चाहती मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। वो मुझसे और लीना से मिलना ही नहीं चाहती। उसे अब अपनी जिंदगी में हमारी कोई जरूरत नहीं। मरे और कितना पता नहीं, मुझे लगता था फिलिप से शादी के बाद वो बदल जाएगी, ठीक हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो जैसी थी वैसे ही है। मेरी इकलौती बेटी, इकलौती औलाद अपने माँ बाप की शक्ल तक देखना नहीं चाहती। सेबेस्टियन ने कभी नहीं बताया कि मोनिका ने उनसे नाता क्यों तोड़ा। देखिए मधुकर जी, आप मोनिका और उसकी फैमिली को बचपन से जानते हैं। मैं आपसे सीधा एक सवाल पूछता हूँ, कुछ छुपाइएगा। मधुकर जी, क्या यह पॉसिबल है कि सेबेस्टियन और लीना को पता था कि उनकी बेटी मोनिका ने अपने ससुराल वालों को जहर देके मारा? मधुकर जी, मोनिका के पति के केस में साफ हुआ है कि उसकी बॉडी में जहर था। अभी साहब मेरे को सेबेस्टियन, लीना और मोनिका के बारे में जितना भी मालूम था ना मैंने आपको बता दिया। अब ये सेबेस्टियन और लीना उसके बारे में क्या जानता है क्या नहीं जानता है वो मेरे को नहीं मालूम। ऐसा कोई ना कोई तो जरूर था जो इन 6 लोगों की मौत और उनके मर्डर होने के बारे में जानता था। गोम्स परिवार में हुई हर एक मौत, यहां तक कि जेनिफर और रेचल की मौत, इस सब के बारे में कोई तो था जिसे जानकारी थी। 14 सालों तक स्वाभाविक मौत के नाम पर छुपी इन 6 रहस्यमयी हत्याओं में से एक शातिर षड्यंत्र की बू आ रही थी और इस षड्यंत्र की जानकारी एक नहीं बल्कि कई लोगों को थी। पैरामैक्सिन, ये क्या होता है? मेरे को तो मालूम ही नहीं। तू मोनिका को 2003 से जानता है ना, जब वो शादी करके आई थी। मैं मोनिका से पहली बार अपनी केलंगूट वाली शॉप में मिला था, तब से ही दोस्ती है। दोस्ती से ज्यादा ही है। तुमने जो पता किया है वो सच है। हम दोनों का फिजिकल रिलेशन है, वो उसकी भी जरूरत है और मेरी भी, तो चल रहा है। पर उसने अपनी फैमिली में किसी का मर्डर किया है, ये बात मैं नहीं मान सकता। उसका अच्छा दोस्त है ना तू, तो ये भी जानता होगा कि मोनिका फर्जी आईडी बनाकर डिसिल्वा कॉलेज में केमिस्ट्री टीचर बनकर घूम रही। मेरे को इतना मालूम है कि उसे पढ़ने का शौक है। अब वो वहां स्टूडेंट है या टीचर ये मालूम नहीं। प्रशांत कदम
मोनिका अकेले इतनी बड़ी धोखाधड़ी और 6 मर्डर्स नहीं कर सकती। तो आपको क्या लगता है मैंने उसकी मदद की है? मैंने अपने एरिया केलमगुट में छोटे मोटे झगड़े किए हैं, बल्कि अब तो वो सब भी छोड़ दिए। मर्डर तो बहुत दूर की बात है। मेरे को इलेक्शन लड़ना है, नेता बनना है, मैं काहे को ये बेकार के झगड़ों में पड़ूंगा। दोस्त, नेतागिरी तो तू भूल जा, क्योंकि तू नहीं बताएगा तो भी हम पता तो करेंगे और तुझे तेरी असली जगह पर पहुंचाएंगे। जब मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है इसमें, तो मैं क्यों डरूं? करो आपको जो करना है। प्रशांत से हर दिन पूछताछ हो रही थी। पुलिस के सवाल उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। हर दिन उसे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता था। अलग अलग पुलिस वाले अलग अलग तरीके से उससे पूछताछ करते थे। आखिरकार प्रशांत कदम के टूटने के संकेत मिलने लगे थे। यकीनन प्रशांत कदम के पास पुलिस को देने के लिए ढेरों जानकारियां थी, पर वो पुलिस के सामने घुटने नहीं टेक रहा था। दूसरी तरफ पुलिस लगातार मोनिका पर नजर बनाए हुए थी। पुलिस ने मोनिका पर 24 घंटे निगरानी रखी थी। मिस हो गया सर। जब तक मैं वहां पहुंचता उससे पहले किसी और ने पीसीओ इस्तेमाल कर लिया था, इसलिए सर रीडायल करने का कोई मतलब नहीं बनता था। लेकिन शरद, ये तो कंफर्म है ना कि मोनिका ने वहां से किसी को फोन किया और उसकी बात भी हुई? हाँ सर, पूरे 2 मिनट तक बात हुई। मोनिका ने 1:30 पे कॉल किया था। सर ये है उस पीसीओ का नंबर जहां से उसने कॉल किया था। अमृता, इस लैंडलाइन नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाओ। ये जानना बहुत जरूरी है कि उसने किसको कॉल किया था। जी सर। पर भाऊ, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैंने कोई बैरामैक्सिन या ऐसा कुछ भी सप्लाई नहीं किया। देख प्रशांत, तू पार्टी मेंबर है और इस औरत पे पुलिस को 1 नहीं 6 मर्डर का शक है। ऐसा नहीं हो कल पार्टी को इसकी या तेरी वजह से। भाऊ, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरा ये मर्डर में कोई हाथ नहीं है। तो जिसमें भी तेरा हाथ है, तूने उसकी जो भी जिस भी तरह की मदद की है, जाके पुलिस को बता दे। मेरी बात तो सुनो। मैंने उसको थोड़ी मदद की है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसने ये सब। प्रशांत, मेरे को सुनाने का मतलब नहीं है। तुझे जो बताना है, जो कहना है, पुलिस को जाके कह। पुलिस के लिए ये एक बड़ी सफलता होने वाली थी कि प्रशांत बयान देने और सच बताने के लिए तैयार हो गया था। वो जुर्म जिसकी शुरुआत 14 साल पहले हुई थी, अब अपने असली चेहरे के साथ सामने आने वाला था। अब एक बड़ा खुलासा होने जा रहा था। एक ऐसी कड़ी, एक ऐसी समानता सामने आने वाली थी जो 14 सालों तक सबकी नजरों से बची रही थी। इन सभी 6 मौतों में एक समानता थी जो फिलिप गोम्स के केस के अलावा सभी केसेस में छूट गई थी। इंस्पेक्टर प्रफुल्ल, जिस रिपोर्ट का तुम्हें बेसब्री से इंतजार था वो मेरे सामने मेरे टेबल पर है। फिलिप गोम्स का एनालिसिस पोस्टमार्टम के चलते तुम्हारे पास पहले से ही है। बाकी 5 लोगों की मौत जिस प्रकार हुई थी, वो अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम चौंक जाओ। सबको जहर दिया गया था? हाँ, एनालिसिस के मुताबिक उन सभी को फिलिप गोम्स की तरह बैरामैक्सिन दिया गया। मारिया गोम्स, अल्बर्ट गोम्स, पीटर फर्नांडिस, 6 साल की बच्ची जेनिफर और उसकी मां रेचल डिमेल, इन सभी को बैरामैक्सिन दिया गया था, जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया, जिसकी मात्रा इतनी कम थी कि डॉक्टर भी उसे पहचान नहीं पाए और उन्हें डेथ डिक्लेयर कर दिया। और इस तरह सारे मर्डर्स एक नेचुरल डेथ बन गई। 6 मासूम लोगों की हत्या जो 14 साल तक स्वाभाविक मौत मानी जाती रही, दरअसल ये मौत स्वाभाविक नहीं, क्रूर हत्याएं थीं। 2010 में फिलिप गोम्स की मौत पर शक सबसे पहले गहराया था, पर अनदेखी और लापरवाही के कारण ये हत्या आत्महत्या के नाम पर दर्ज की गई और फाइल बंद कर दी गई। जो सच 14 साल जमीन में दफन रहा, वो आज बाहर आकर न्याय की गुहार लगा रहा है। एक नहीं 6 निर्मम हत्याओं की कहानी कह रहा है। ये साबित हो चुका है कि 6 लोगों की डेथ नेचुरल नहीं बल्कि मर्डर्स थे। इन 6 लोगों को मारने के लिए जिस बैरामैक्सिन का यूज हुआ, क्या आपको उसकी जानकारी मिल चुकी है कि वो कहां से आया था? अभी तक तो नहीं मैम, लेकिन जल्दी पता चल जाएगा। मोनिका जिस कॉलेज में प्रोफेसर बनकर जाती। देखिए, मैं बता चुका हूँ कि अभी सिर्फ ये साबित हुआ है कि 6 लोगों के मर्डर्स किए गए थे।
क्यों हुए, किसने किए, कैसे किए, ये सब पता लगाना अभी बाकी है। हमारे पास कुछ लीड्स हैं, लेकिन फिलहाल वो लीड्स आपके सामने नहीं रख सकते। प्रशांत कदम, तेरा खेल और पॉलिटिकल करियर दोनों खत्म। सजा कम करवाने का एक मौका दे रहा हूं। हमें पता तो चल चुका है कि मोनिका का इन मर्डर्स में साथ तू नहीं दिया था, बेरामैक्सिन तू न लाके दिया था। साहब, मैंने उसकी मदद नहीं की। मुझे तो सुनकर खुद शौक लगा था कि उसने 6 लोगों को मारा है। सच्ची बोल रहा हूं साहब, मेरे को आइडिया नहीं था कि उसने किसी को मारा है। हेलो, कौन बोल रहा है? कौन तुमने किया है? तुम बताओ कौन बोल रही हो? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अमृता बोल रही हूँ। 6 दिन पहले मोनिका गोम्स ने तुझे पीसीओ से कॉल किया था ना? 1 सेकंड पहले तो तू बहुत फैल रहा था, ये अचानक तेरी बोलती क्यों बंद हो गई? मोनिका गोम्स को जानते? जी जानता हूं मैं उसे। नाम क्या है तेरा? लॉरेंस। खाली लॉरेंस, आगे पीछे कुछ नहीं है? केविन लॉरेंस। केविन, तू मोनिका गोम्स को कैसे जानता? मेरे को बेरामैक्सिन के बारे में तो कुछ मालूम नहीं, पर मैं आपको कुछ और बता सकता हूं। पर मेरे को मालूम नहीं कि उनका इन मर्डर से कुछ लेना देना है कि नहीं। प्रशांत, अपने भेजे का इस्तेमाल कर। मोनिका नहीं बोल रही है तो तू बोल, तेरे पास मौका है। जो जानता है बक दे, वरना दोस्त इतना तोड़ेंगे ना, तुझे बोलना तो पड़ेगा। तो 24 घंटे हमारी निगरानी में, इसलिए भागने की सोचना भी मत। तेरे लिए यही अच्छा होगा कि तू खुद दोना पोला क्राइम ब्रांच में आके रिपोर्ट कर, वरना हम तुझे उठा लेंगे, समझा? अब तक जो सच सामने आए थे वो पूरी तरह से अविश्वसनीय थे, लेकिन अभी और भी रहस्य थे इस केस के, और भी खुलासे होने बाकी थे। ये वो 6 दर्दनाक भयानक हत्याएं थी जो 14 साल पहले से घट रही थी। इस दर्दनाक भयानक केस में सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि हत्याओं की इस श्रृंखला को रोका जा सकता था। ये हत्याएं कभी नहीं होती। ये सब हत्याएं और वो खुलासे जो होने बाकी हैं, जब उनका सच सामने आएगा और ये पता चलेगा कि ये सब क्यों, कैसे और किसने मिलकर किया था, तो सिर्फ पुलिस इन्वेस्टिगेशन में नहीं बल्कि पूरे देश में हड़कंप मचने वाला था। जॉर्ज, ये केस बहुत सीरियस हो गया है। मुझे लगता है तुम्हें गोवा आ जाना चाहिए। हाँ नताशा, मैं आ रहा हूँ। मोनिका ने पुलिस को कुछ बताया? अभी तक तो नहीं। मुझे तुम्हें कुछ बताना है जो मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताया। क्या बताना है नताशा? आपको याद दिला दें, पॉल डिमेलो की 6 साल की बेटी जेनिफर और बीवी रेचल डिमेलो भी इस निर्मम हत्याकांड की शिकार हैं। हमने मोनिका के पिता सेबेस्टियन एंड्रू और मां लेना एंड्रू से बात करने की बहुत कोशिश की, पर वो बेहद शर्मिंदा हैं। उन्होंने अपनी बेटी मोनिका के बारे में बात करने से साफ इनकार कर दिया है। मोनिका, बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि अपना जुर्म कबूल कर लो। इन 6 मर्डर्स में और कौन कौन इन्वॉल्व था तुम्हारे साथ? क्या पॉल भी तुम्हारे साथ था? सर, मैंने कुछ नहीं किया है। अरे सर, मुझे आइडिया भी नहीं था ये सब मोनिका ने किया है। सर प्लीज बिलीव मी, देखो मैंने कुछ नहीं किया है। देखो मोनिका, तुम्हारा जुर्म सामने आ चुका है, इसलिए अब चुप रहने का कोई फायदा नहीं। क्यों मारा तुमने इन सबको? और बेरामैक्सिन कहां से मिला तुमको? साहब, मेरे को बेरामैक्सिन के बारे में तो कुछ मालूम नहीं, पर मैं आपको कुछ और बता सकता हूं। पर मेरे को मालूम नहीं कि उनका इन मर्डर से कुछ लेना देना है कि नहीं। प्रशांत की तरह केविन भी पुलिस से काफी कुछ छुपा रहा था, और ऐसा भी कुछ था जो नताशा जानती थी, पर उसने वो आज तक किसी को नहीं बताया। मुझे तुम्हें कुछ बताना है जो मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताया। क्या बताना है नताशा? मैंने कुछ नहीं किया है और ना ही किसी का मर्डर किया है। मोनिका, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। प्रशांत कदम हमारी कस्टडी में है और केविन लॉरेंस तक भी हम पहुंच चुके हैं, और बाकी के उन सभी लोगों तक पहुंच जाएंगे जिन्होंने तुम्हारी मदद की है। मुझे तो आइडिया भी नहीं ये सब मोनिका ने किया, और उसने ऐसा क्यों किया और कैसे किया मुझे सच में नहीं पता। प्लीज बिलीव मी मैम, मैं सच कह रहा हूं। इम्पॉसिबल पॉल, उसने 6 लोगों को जहर देकर मार डाला, जिसमें तुम्हारी 6 साल की बेटी जेनिफर और तुम्हारी बीवी रेचल भी। मैं सच बोल रहा हूँ मैडम, और हाँ, मुझे उस वक्त किसी पर भी शक नहीं हुआ क्योंकि मेरी बेटी जेनिफर को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए हम उसे हॉस्पिटल लेकर गए। उसका दम घुट रहा था और वहां डॉक्टर या फिर किसी और ने हमें ये नहीं बताया था कि उसे जहर दिया गया। डॉक्टर क्या हुआ जेनी को? मुझे देखना उसे। आई एम सॉरी, हम उसे बचा नहीं पाए, उसकी सांस रुक चुकी थी। डॉक्टर, आप एक और बार जेनी को चेक कर लीजिए ना प्लीज, हो सकता है आपको। पॉल, शी इज नो मोर। हॉस्पिटल लाने से पहले उसकी डेथ हो चुकी थी। अगर मेरी बेटी जेनिफर का मर्डर हुआ था या फिर उसे जहर दिया गया था तो ये बात डॉक्टर को डेफिनेटली पता चलती। जो बात डॉक्टर को पता नहीं चली वो मुझे कैसे पता चलती?
और जब से इन सब के बारे में पता चला है मैं खुद शॉक हूं। अब तो मुझे मोनिका से डर लगने लगा। 1 साल में तुम्हारी बेटी और बीवी दोनों की मौत हो जाती है, तुम्हें उसमें कुछ भी अजीब नहीं लगता? क्योंकि तुम झूठ बोल रही हो। हमें पता है क्यों, क्योंकि तुम्हारा और मोनिका का अफेयर चल रहा था, इसलिए हम दोनों ने मिलकर सबको मार डाला। ये सच नहीं है मैम। मेरे कजिन फिलिप के डेथ के बाद मैं मानता हूं कि मैं और मोनिका काफी क्लोज आ चुके थे, लेकिन हमारे बीच में अफेयर जैसा कुछ नहीं था। और मोनिका ने रेचल की डेथ पर जो किया वो तो मैं सोच भी नहीं सकता। मुझे वो बात बहुत अजीब लगी और मैंने खुद मोनिका से ये सवाल भी किया। मोनिका, एक सवाल मेरे मन में बार बार आता है। क्या? कि मैंने रेचल के साथ कुछ किया है? रेचल की फ्यूनरल के वक्त तुमने उसे किस क्यों किया था? क्योंकि रेचल मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी और ये बात मैंने तुम्हें पहले भी कई बार बताई। तुम्हें मुझ पे शक क्यों होता है पॉल? क्या मैं तुम्हें इतनी क्रूर लगती हूँ? रेचल डिमेलो की तबीयत खराब होती है और मोनिका उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। अपनी 6 साल की बेटी जेनिफर की मौत के बाद रेचल अक्सर बीमार रहने लगी थी। ये लो, पानी पी लो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अगर मोनिका ने रेचल के साथ कुछ किया भी था तो ये बात आज सामने आई, लेकिन उस वक्त डॉक्टर को कुछ भी पता कैसे नहीं चला? अब आप बताइए मैडम, उस वक्त मैं किस पर शक करता और कैसे शक करता? एक दशक से भी ज्यादा लंबे समय के लिए जो सच जमीन के नीचे दफन थे, उसके अवशेष आज न्याय की मांग कर रहे थे। लेकिन पुलिस को इस बात का कोई सुराग नहीं मिला था कि मोनिका को बेरामैक्सिन आखिर मिला कहां से, जिससे इन 6 हत्याओं को अंजाम दिया गया था। क्या ये सारी हत्याएं मोनिका ने अकेले की थी या फिर कुछ और लोग भी थे जो उसके इस जुर्म में सहभागी थे? ये पता लगाना मुश्किल था क्योंकि मोनिका ने पूरी तरह से चुप्पी साध ली थी। वो कुछ कबूल करने या बताने के लिए तैयार ही नहीं थी। मोनिका के माता पिता को भी पूछताछ के लिए लाया गया। क्या उन्हें इन हत्याओं और हत्या के मकसद की जानकारी थी? केविन लॉरेंस वो आदमी था जिसे मोनिका ने पुलिस की निगरानी में होने के बावजूद पीसीओ से फोन किया था। केविन लॉरेंस इन हत्याओं के बारे में क्या जानता था और मोनिका गोम्स ने केविन लॉरेंस को कांटेक्ट क्यों किया? मोनिका को बेरामैक्सिन दिलवाने के लिए तूने कॉलेज में किसको रिश्वत दी थी? मेरे को नहीं मालूम उसे ये कहां से मिला। वो कॉलेज से लाई थी या कहीं और से। मैंने किसी को रिश्वत नहीं दी। रोना बंद कर, नाम बता। दीपक मंदार, बीरेन चैटर्जी या दोनों? दीपक, बीरेन। 2004 से लेकर अब तक के हर स्टूडेंट, हर स्टाफ मेंबर से पुलिस पता करने में लगी है कि मोनिका को बेरामैक्सिन जैसा रेस्ट्रिक्टेड केमिकल किसने दिया। सर, हमने स्टॉक की सारी डिटेल्स दे दी, जितना भी हमें पता था हमने सब बता दिया। उसके बाद भी सर आप हम पे शक कर रहे हैं? सर, हम बेवजह उस औरत के किए की सजा भुगत रहे। हमने जरा भी बेरामैक्सिन लैब के बाहर नहीं जाने दिया। हम उसकी मदद क्यों करेंगे सर, वो भी 6 लोगों के मर्डर केस में, एक सीरियस क्राइम में। मैं मानता हूं मेरा मोनिका के साथ चक्कर था। मैं ये भी मानता हूं कि मैंने उसकी मदद की है, लेकिन मर्डर में नहीं। मर्डर में नहीं तो किस में? मैं मानता हूं मेरा मोनिका के साथ चक्कर था। मैं ये भी मानता हूं कि मैंने उसकी मदद की है, लेकिन मर्डर में नहीं। मर्डर में नहीं तो किस में? मैंने उसे नकली मार्कशीट बनवा के दी थी। डिसिल्वा कॉलेज का अपॉइंटमेंट लेटर और आई कार्ड भी मैंने ही उसे बनवा के दिया था। क्या? लेकिन क्यों? डिसिल्वा कॉलेज का नकली आई कार्ड, नकली मार्कशीट, अपॉइंटमेंट लेटर, ये सब बनवाने के पीछे कोई मकसद तो होगा ना? मेरे को नहीं मालूम था कि वो इसका क्या करने वाली है। मैंने पूछा ही नहीं। प्रशांत, डिसिल्वा कॉलेज में तुम्हारी कोई अप्रोच है? एंट्री दिला सकते हो मुझे वहां? तुम्हें एडमिशन लेना है? फिर से स्टूडेंट बनना चाहते हो? नहीं, लेक्चरर। लेक्चरर? मोनिका, वो साइंस कॉलेज और तुम कॉमर्स ग्रेजुएट, क्या करोगे वहां लेक्चरर बन के? तुम मुझे केमिस्ट्री की मार्कशीट दिलवा सकते हो? तुम्हें ये सब करना क्यों है? क्योंकि मैं केमिस्ट्री की लेक्चरर बनना चाहती हूँ, इसलिए। मैं एक ऐसे आदमी को जानता था जो ये काम करता था। उसी से मैंने मोनिका के लिए जाली मार्कशीट बनवाई थी।
इसमें वो सब डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए और उसी यूनिवर्सिटी से है जहां से आपको चाहिए। थैंक यू राहुल। तू अभी भी आधा सच बोल रहा है, बिना मार खाए पूरा बोलेगा नहीं। साहब सच बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता था कि वो इसका क्या करेगी। मुझे लगा मस्ती कर रही है, फिर उसने जब कॉलेज का आईडी कार्ड बनवाने के लिए कहा तो मुझे सही में लगा कि वो मजाक कर रही है। आई कार्ड क्यों चाहिए? मोनिका, पहले तुमने कहा कि तुम्हें मार्कशीट चाहिए, अब कह रही हो लेक्चरर का आई कार्ड भी चाहिए। आई कार्ड इतनी बड़ी चीज है क्या जो इतने सारे सवाल पूछ रहे हो? बड़ी चीज नहीं है, बन जाएगा, पर तुम्हें चाहिए क्यों? चाहिए बस, बनवा दो प्लीज। प्रशांत, मुझे फिलिप को दिखाना है कि मैं कॉलेज में लेक्चरर हूँ। थैंक यू राहुल, थैंक यू सो मच। आप इस नकली आई कार्ड से असली स्टूडेंट्स को पढ़ाने का सोच रहे हो? इससे क्या करने का सोच रही हो वो तुम मुझ पे छोड़ दो। तुम ये रखो। फिर 2005 में मोनिका के सास के मरने की खबर आई। साहब, मैं कसम खाकर बोलता हूँ, मेरे को नहीं मालूम था कि वो नेचुरल डेथ नहीं थी। मुझे तो खुद अभी पता चला कि वो मर्डर था। तूने ये तो बता दिया कि तूने कैसे नकली मार्कशीट और नकली आईडी बनाकर मोनिका को कॉलेज के अंदर घुसाया। अब इतने ही प्यार से ये भी बोल दे कि उसके लिए बैरामैक्सिन कॉलेज से बाहर कैसे लाया। देख, ये तो हो नहीं सकता कि तुझे मोनिका की सास के मर्डर के बारे में पता नहीं था। कसम से नहीं मालूम था। हाँ, इतना जरूर जानता था कि मोनिका अपनी सास से बहुत परेशान रहती थी, वो अक्सर उसके बारे में बोलती रहती थी। ये उन 14 सालों की उस षड्यंत्रकारी यात्रा की सिर्फ शुरुआत थी जिनमें बेहद भयानक हत्याओं को अंजाम दिया गया, जिन हत्याओं पर इतने सालों तक किसी को शक नहीं हुआ। पर सच ये है कि ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्हें इन हत्याओं की जानकारी थी, जो जानते थे कि मोनिका दुखी है अपनी सास से, अपने हालात से। लेकिन ऐसा कैसे संभव है कि किसी को संदेह नहीं हुआ? राहुल सिंह जी, चल तेरे जेल चलने के असली डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं। प्रशांत कदम के इकबालिया बयान के तहत नकली मार्कशीट और आई कार्ड बनाने वाले राहुल सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। राहुल सिंह ऐसे कई चौंकाने वाले खुलासे करने जा रहा था जो अब तक प्रशांत ने भी पुलिस के सामने नहीं रखे थे। सर, केविन अभी भी बार बार यही राग अलाप रहा है कि वो मोनिका को काफी टाइम से जानता है। वो सिर्फ उसका दोस्त है, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन ये फोन रिकॉर्ड कुछ और ही बता रहे हैं। ये जानते हुए भी कि हम मोनिका पर 24 घंटे नजर रखे हुए हैं, उसके बावजूद भी मोनिका ने अलग अलग एरिया के पीसीओ से केविन को कॉल किया है, जहां हमारे कांस्टेबल ने उनको फॉलो किया। मोनिका ने खुद अभी तक कुछ कहा नहीं सर, मैंने उसकी पॉल से भी बात करवाई कि शायद वो इमोशनल होकर अपना मुंह खोल दे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ सर। मोनिका इतनी आसानी से टूटने वालों में से नहीं है। हमें हर हाल में ये पता लगाना होगा कि उसे बैरामैक्सिन मिला कहां से। अगर पता नहीं लगा पाए तो इस जानकारी का कोई फायदा नहीं होगा कि जब वो 6 डेथ्स हुई, मोनिका उनके साथ थी और उसके कुछ खिलाने या पिलाने के बाद ही उनकी डेथ हुई। मुझे लगता है कि उसे पता कि अगर हम ये साबित नहीं कर पाए कि उसे बैरामैक्सिन कहां से मिला, भले उसने वो जहर देकर उन सबको मारा हो, तो वो बच सकता। जब हम इस केस पर पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे थे, मोनिका भी अपनी तैयारी कर रही थी। वो जरूर किसी से मिली है जिसने उसे अपना मुंह बंद रखने की सलाह दी है। मुंह बंद रखना, एक शब्द भी मत बोलना। उन्होंने डेड बॉडीज खोद कर निकाली है, उनसे कुछ मिल सकता है? वो इस बार इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, जमीन आसमान एक कर देंगे। उन्हें पक्का कुछ ना कुछ तो मिलेगा। उन्हें सिर्फ मुझ पर शक नहीं है, बल्कि वो ये मान चुके हैं कि ये सब मैंने ही किया है। देखो मोनिका, कोई भी इंसान अंजाम भुगतना नहीं चाहता है, वो भी तब जब इतने साल तक सब शांत हो और बात न उलझी हो। लेकिन अब ये बाहर आ चुके हैं और ये रुकने वाले नहीं हैं। अब इससे निपटने का सिर्फ एक ही तरीका है कि सब लोग अपना मुंह बंद रखें। खुद को बचाने की कोशिश में हाथ पैर मत मारना। सिर्फ एक काम करना है तुम्हें, मना करो, जस्ट डिनाई। और ऐसा सिर्फ तुम्हें नहीं, सब लोगों को करना होगा, तभी बच सकते हो। उसे जरूर किसी वकील से सलाह मिली। इन कॉल रिकॉर्ड्स में किसी वकील का नंबर मिला? नहीं सर। सर, राहुल सिंह ऐसा बहुत कुछ जानता है जो हमारे काम का हो सकता है। फर्जी मार्कशीट और आई कार्ड के पीछे प्रशांत ने बहुत कुछ छुपाया है। मतलब बैरामैक्सिन मोनिका को उसी ने ला के दिया था? बैरामैक्सिन नहीं सर,
लेकिन प्रशांत को पता था कि मोनिका ने अपनी मदर इन लॉ का मर्डर किया है। सर मैंने मोनिका को फर्जी मार्कशीट, अपॉइंटमेंट लेटर और आईडी कार्ड बना के दिया था, पर यह सिलसिला यहां नहीं रुका। नहीं रुका मतलब? मोनिका की सास के मरने के बाद प्रशांत भाऊ ने उसे फिर एक बार मेरे पास भेजा था। और इस बार क्या बनाया तूने? ये तो एल्बर्ट गोम्स की प्रॉपर्टी है, आपके ससुर। हाँ। आपको इसमें भी फ्रॉड करना है? हाँ राहुल, मालूम है मेरे को, वसीयत बना ली है। प्रशांत भाऊ आपको पता है ना ये सारी प्रॉपर्टी करोड़ों की होगी। चिंता मत कर, उसमें तेरा भी थोड़ा सा हिस्सा है। वो ये वसीयत जिस भी काम के लिए बनवा रही है उसकी रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी, आपको पता है ना ये बात। उसकी चिंता तू क्यों करता है, मैं हूं ना इधर, तू बस वसीयत बना। मेरे फादर इन लॉ एल्बर्ट गोम्स के साइन फॉर्ज करने पड़े और विल में उनके बाद प्रॉपर्टी 2 लोगों को जाएगी, मेरे पति फिलिप गोम्स को और उनकी पत्नी मोनिका गोम्स को, यानी मुझे। सर वो विल जाली थी। इस बात पे फिलिप के भाई जॉर्ज को पहले ही शक था कि विल फर्जी है। चल अच्छा हुआ कि ये बात सामने भी आ गई। अब ये बता कि मोनिका को बैरामेक्सिन किसने दिलवाया, कहां से मिला, क्या प्रशांत था वो? सर मुझे सच में इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं प्रशांत भाऊ के लिए सिर्फ फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने का काम किया करता था। पहले मोनिका अपनी सास मारिया गोम्स का मर्डर करती और उसके बाद फर्जी विल बनवाती और उसके बाद वो अपने ससुर एल्बर्ट गोम्स का मर्डर करती और उनके मरने के तुरंत बाद वो फर्जी विल सामने आती और उसके बाद वो अपने हस्बैंड फिलिप का भी मर्डर करती है। और जैसा कि नताशा और जॉर्ज ने बताया कि फिलिप के मर्डर के बाद दोनों खुशी खुशी सारी प्रॉपर्टी मोनिका के नाम कर देते हैं। अब इन सबको तोड़ना होगा। नताशा और जॉर्ज को बुलाओ, मोनिका के पेरेंट्स को भी बुलाओ। अब मोनिका का खेल खत्म हो चुका है, उसके चेहरे से नकाब हटाने का वक्त आ गया है। मैंने मोनिका की जिस काम में हेल्प की थी वो मैंने आपको सब बता दिया है। इसके अलावा ना मैंने कुछ किया है और ना ही मुझे कुछ पता है साहब। तेरी बकवास बहुत सुन ली प्रशांत। अब जब तक तू ये नहीं बताएगा कि तूने मोनिका को बैरामेक्सिन कहां से लाके दिया था, हम मोनिका के हर मर्डर में तुझे उसका भागीदार बनाएंगे और तू जेल से कभी बाहर नहीं आ पाएगा। इस बात की गारंटी मैं तुझे देता हूँ। हम सिर्फ दोस्त हैं। हाँ, कुछ साल पहले तक हमारा अफेयर था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने मुझसे कुछ सलाह लेने के लिए मुझे फोन किया था। अब मैं तुझे एक सलाह देता हूँ, कान खोल के सुन। मोनिका को बचाने के चक्कर में मत रहे। मोनिका तो बहुत लंबा अंदर जाएगी और साथ में तू भी जाएगा। मैं सच बोल रहा हूँ सर, अब हम सिर्फ दोस्त हैं। मेरा इस केस से कोई मतलब नहीं है। मेरे हस्बैंड केविन का इन मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। वो किसी को नहीं मार सकते। अगर मोनिका कोई सलाह मांगने के लिए उन्हें फोन करती है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि इन मर्डर्स में उन्होंने उसकी हेल्प की है। मिसेस मार्गरेट लॉरेंस, जब से ये केस खुला है तब से मोनिका ने एक बार नहीं बल्कि आपके पति को 4 बार अलग अलग पीसीओ से कॉल किया है। क्यों? अब ऐसा क्या हो गया कि हर दूसरे दिन सलाह लेनी पड़ती है? दरअसल आपका पति झूठ बोल रहा है, सच छुपा रहा है वो। और हम श्योर है कि इन सब मर्डर में आपके पति को सिर्फ मालूम ही नहीं बल्कि इन सब मर्डर्स में उसने मोनिका की मदद भी की। सर हम मोनिका को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार वो यही कह रही है कि उसने कुछ नहीं किया। जाहिर सी बात है, वो जानती है कि हम उसे तब तक दोषी साबित नहीं कर पाएंगे जब तक बैरामेक्सिन की सोर्स को ट्रैक नहीं कर लेते। बैरामेक्सिन के मामले में अभी तक कोई लीड नहीं मिली? नहीं सर, कॉलेज से तो कुछ नया सामने नहीं आया है, लेकिन प्रशांत और केविन है हमारे पास और मुझे यकीन है कि ये काम इन दोनों में से ही किसी का है। प्रफुल्ल, इस मोनिका ने किस लेवल की प्लानिंग की? ये सामने आने के बाद भी कि कॉलेज में वो फर्जी तरीके से घुसी थी, हम अभी तक पता नहीं लगा पा रहे हैं कि वो केमिकल उसके पास आया कहां से। सर ये मोनिका बहुत शातिर औरत है, बहुत शातिर। अब तक जो भी पता चला है उसके हिसाब से मोनिका अपनी सास मारिया गोम्स से नाराज थी, क्योंकि मारिया गोम्स उसे फिजूल खर्च के लिए पैसे नहीं देती थी, उससे हिसाब मांग लेती थी और घर में भी मारिया गोम्स की ही चलती थी। और ये हमें किसी और ने नहीं, खुद मोनिका के पेरेंट्स ने बताया। जब हमें इन मर्डर्स के बारे में पता चला तो सुनकर हम भी शॉक हुए थे, पर ऐसा नहीं है कि मोनिका ऐसा कुछ नहीं कर सकती। हम लोग कभी मोनिका को समझ ही नहीं पाए। आपको पता भी था आपकी बेटी क्या कर रही है? सबसे पहले उसने अपनी सास को मारा और उसके बाद एक एक करके सबको मार रही है। नहीं, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, मैं मोनिका की सास मिसेस मारिया गोम्स से मिला था और बहुत अच्छी औरत थी। मोनिका शादी के बाद जब उनके घर गई तो मिसेस मारिया गोम्स ने मुझे मोनिका को समझाने के लिए बुलाया था। ऐसा नहीं कि मोनिका किसी का केयर नहीं करती, वो सबका ध्यान रखती है, सबसे प्यार करती है, पर उसकी एक अजीब सी आदत आज तक मेरे समझ में नहीं आई। वो हर रोज बाहर जाती है और जितना पैसा दो सब पैसा खर्च करके आती है, वो भी फालतू चीजों पर, और वापस आकर पैसा मांगने में उसे कुछ गलत नहीं लगता। मामा, मेरे भी अपने कुछ पर्सनल खर्चे हैं। ऐसे कौन से पर्सनल खर्चे हैं मोनिका तुम्हारे, जो सारा पैसा खत्म हो जाता है और हमेशा तुम्हें पैसे चाहिए होते हैं? मामा, मुझे अपने लिए कुछ खरीदना है। मोनिका बेटा, मैं समझ सकती हूँ
कि तुमने गरीबी झेली है। हम अमीर है, हमारे पास पैसा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि फालतू में पैसा उड़ाएंगे। सॉरी बेटा, तुम्हें अपनी आदत ठीक करनी होगी। अब मैं तुम्हें और पैसा नहीं दूंगी। फिलिप, मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत शर्म आती है। हर छोटी से छोटी चीज के लिए मुझे मम्मा के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। मोनिका, तुम एक काम करो, ये थोड़े पैसे रख लो। फिलिप, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं बस तुमसे ये कहना चाहती हूँ, क्या मेरा खुद का बैंक अकाउंट, अपना कार्ड नहीं हो सकता क्या? क्यों मैं हर रोज मम्मा के सामने? मोनिका, यानी मम्मा इस घर की बॉस है। कौन कब कैसे कितने खर्च करेगा ये वही डिसाइड करती है। सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, नताशा के लिए भी एक फिक्स्ड पॉकेट मनी है, वो भी बिना सोचे समझे खर्च नहीं कर सकती। ये ठीक नहीं है फिलिप। मैं हर रोज छोटी छोटी चीजों के लिए मम्मा से नहीं पूछ सकती। तुमसे कुछ कहो तो कहते हो मम्मा से जाके पूछो। मोनिका, तुम एक काम क्यों नहीं करती? ग्रेजुएट हो, जॉब कर लो। देखो, जॉब करोगी तो तुम्हारी सैलरी तुम्हारी होगी, फिर मन चाहे वैसे खर्च कर लो। ना मुझसे कुछ पूछना होगा ना मम्मा से। देखो मोनिका, मैं और डैड फैमिली बिजनेस संभालते हैं और मम्मा घर और पैसे। डैड को मम्मा पर पूरा भरोसा है, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूं। आज मम्मा इस घर की बॉस है, मगर कल तुम गोम्स हाउस की और हमारे बिजनेस की बॉस बन जाओगी, और उसके लिए तुम्हें फाइनेंशियल मैटर्स समझने होंगे। सब कुछ सोच समझ के खर्च करना होगा। सेबेस्टियन, आपको अपनी बेटी को समझाना होगा। देखो, आज तक हमने उसके बैकग्राउंड के बारे में कभी सोचा नहीं। फिलिप को पसंद आई, शादी हो गई, उसे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर अब उसकी ये आदत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मोनिका, ये हमारा घर नहीं है जो तो कुछ भी करेगी और ये लोग बर्दाश्त करेंगे। डैड, मैं उस घर का यहाँ कुछ चाहती भी नहीं। पता नहीं मम्मा ने आपको यहाँ क्यों बुलाया है। मोनिका, तू बहुत लक्की है कि हमारी हालत जानते हुए भी। डैड प्लीज, अब मैं आपके पैसे पे जिंदा नहीं हूँ कि मजबूरी में आपका भाषण सुनूं। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया था, मुझे बुलाया गया। डैड प्लीज, आप दोबारा यहाँ कभी मत आना। अगर मम्मा फोन करके भी बुलाए ना, तभी मत आना प्लीज। दिस इज माई लाइफ और मैं अपने तरह से जीना चाहती हूँ, और इसमें मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। ना तो मैं उसे समझा सकता था, ना उसके लिए कुछ कर सकता था, इसलिए बस चुपचाप वहां से चला आया। मैं पहले भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाया था, और अब तो वो अपनी जिंदगी में हमें देखना तक नहीं चाहती थी। सभी कुछ भी सोचे, लेकिन मैं एक बात अच्छी तरह से जानती हूँ, मोनिका ऐसा नहीं कर सकती। मैं मानती हूँ कि वो थोड़ी जिद्दी है, उसका दिमाग गर्म है। अच्छा, उसकी शादी से पहले आपके एरिया कैना कोना में उसका कोई ऐसा दोस्त या फिर कोई ऐसा जो उसे केमिकल बैरामैक्सिन दिलवा सकता है? नहीं पता, हमें सचमुच इस बारे में कुछ नहीं पता। शिरीष वाडकर रजिस्ट्रार ऑफिस का एक एम्प्लॉय था जिसे पुलिस ने उठा लिया था। शिरीष वाडकर वो आदमी था जिसने जाली वसीयत के रजिस्ट्रेशन में मोनिका की मदद की थी। पुलिस ने उस वकील को भी गिरफ्तार किया जिसने जाली वसीयत के बावजूद एल्बर्ट गोम्स की संपत्ति मोनिका के नाम ट्रांसफर करने को वैधता दी थी। प्रशांत कदम ने एल्बर्ट गोम्स की नकली वसीयत बनाने में शामिल हर डिपार्टमेंट के हर व्यक्ति का नाम और जानकारी पुलिस को दी। सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, तुझे ये तो बताना पड़ेगा कि तूने मोनिका के लिए बैरामैक्सिन कहां से अरेंज किया था। डिसिल्वा कॉलेज का कोई आदमी इन्वॉल्व है या वो केमिकल बाहर से लाया था? मैं कसम खाकर कह रहा हूं कि मैंने उसके लिए वो केमिकल अरेंज नहीं किया था, पर इतना जरूर बोल सकता हूं कि जब उसके पति फिलिप की मौत के टाइम पर पीटर फर्नांडिस ने वो मामला उठाया था कि वो सुसाइड नहीं मर्डर है, तब मुझे भी मोनिका पर शक हुआ था। मैंने उससे पूछा भी था, लेकिन उसने मुझे यही बताया कि फिलिप ने आत्महत्या की है। उस समय आपके विनोद तावड़े साहब थे, वो भी तो उस समय जाकर पता। ये बकवास मत कर कि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। तूने सामने से आके क्यों नहीं बताया कि मोनिका ने नकली वसीयत बनवाई है, उसने फ्रॉड किया है? अगर तू आके बोला होता तो पुलिस पक्का इस केस को मर्डर केस की तरह देखती। गलती हो गई, नहीं आया साहब, इतना सब कुछ बताया। कुछ और होता तो वो भी बताता ना साहब। मोनिका ने जैसे मुझे यूज किया है, ऐसे किसी और को भी तो कर सकती है साहब। मोनिका ये आपको बता सकती है कि उसने सबको नेचुरल डेथ कैसे दिखाया है। जेम्स कैसा है? वो सब फेस कर पा रहा है? नहीं, वो ठीक नहीं है, एकदम चुप हो गया वो। जब से पुलिस ने मोनिका को गिरफ्तार किया है, तब से वो सबसे दूर रहने लगा है।
किससे बात नहीं करता? 16 साल का है, इतनी सी उम्र में ये सब। मैंने उसको कितनी बार पूछा कि वो अपनी मम्मा से बात करना चाहता है, लेकिन उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। तुम उस दिन कुछ बोल रही थी, कुछ बताना चाह रही थी, क्या बात है? मुझे लगता है मोनिका ने मुझे भी मारने की कोशिश की थी। कभी? इन्हीं दिनों? नहीं, मम्मा के डेथ के बाद उस रात डैड, फिलिप, मैं और मोनिका डिनर कर रहे थे। इतने सालों बाद अब ये बात कितनी अजीब लग रही है कि कैसे मम्मा के डेथ के बाद मोनिका ने पूरा घर संभाल लिया। डिनर भी वो खुद ही टेबल पे लगाती थी। उस रात डिनर के बाद मुझे बहुत उल्टी हुई थी। नाताशा, तुम ठीक हो ना? जॉर्ज, मुझे लगता है कि उस दिन मोनिका ने मुझे भी मारने की कोशिश की थी और मम्मा अपने डेथ से 1 महीने पहले बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ी थी। उनको इतनी बुरी फूड पॉइजनिंग हुई थी कि 1 महीने तक वो अपने बेड से उठ भी नहीं पाई थी और उसके 1 महीने बाद मम्मा को हार्ट अटैक आ गया और उनकी डेथ हो गई। जॉर्ज, मुझे लगता है कि वो हम सबको मार देना चाहती है। शायद मैं इसलिए बच गई क्योंकि मेरी शादी हो गई और मैं गोंदवाना छोड़ के यहाँ पे आ गई, और तुम तो इंडिया में थे ही नहीं। ये सब उसने प्रॉपर्टी के लिए किया? यही बताया ना उसने पुलिस को? जॉर्ज, अब तक उसने कुछ नहीं बताया। प्रशांत कदम नाम का कोई आदमी है जिसके साथ मिलकर उसने ये फ्रॉड किया था, लेकिन पुलिस अब तक पता नहीं लगा पाई कि वो केमिकल मोनिका को कहां से मिला था। तो उसने फिलिप से पैसे के लिए शादी की? फिलिप को ऐसी लड़की से कैसे प्यार हो गया? उसे पहले कुछ दिखा क्यों नहीं? अब तो मुझे यकीन हो गया कि मोनिका ने इससे पहले भी मर्डर किया होगा। डिसिल्वा कॉलेज जाना, वहां प्रोफेसर होने और पढ़ाने का ढोंग करने के पीछे मोनिका का एक खास मकसद था। एक तरफ एल्बर्ट गोम्स की जायदाद के कागजात में धोखाधड़ी करने के लिए मोनिका ने प्रशांत के साथ अपने नाजायज रिश्ते को इस्तेमाल किया, और वहीं दूसरी तरफ मोनिका कॉलेज लाइब्रेरी में बहुत शिद्दत से पढ़ाई कर रही थी, रिसर्च कर रही थी। मोनिका बेहद चालाकी से अपनी चाल चल रही थी। वो इस बात की भनक तक किसी को नहीं लगने दे रही थी कि वो कब, कहां है, किससे मिल रही है और क्या कर रही है। केविन, ये तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। कह रहे हैं कि तुम्हारे रिमांड की मांग करेंगे, क्योंकि तुम कोऑपरेट ही नहीं कर रहे हो। केविन, तुमने क्या किया और क्यों किया? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से बच्चों को स्कूल में कितना कुछ झेलना पड़ रहा है। न्यूज चैनल्स में, न्यूज पेपर्स में, हर जगह बस इसी केस की बात चल रही है। केविन, तो सच में इन 6 लोगों के मर्डर्स में तुमने मोनिका की हेल्प की है? केविन, तुम्हें सिर्फ अपना मुंह बंद रखना है, शांत रहने की जरूरत है। कुछ भी हो जाए हाइपर मत हो। मोनिका, हर न्यूज़पेपर में, हर चैनल में सिर्फ इसी केस की बात हो रही है। अब तुम बच नहीं सकती, अब तुम गई। केविन, इतना याद रखना, अगर मैं गई तो तुम भी नहीं बचोगे। 24 घंटे लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं नहीं डर रही, इसलिए तुम्हें भी घबराने की कोई जरूरत नहीं। बस शांत रहो और अपनी नॉर्मल लाइफ जियो जैसे मैं जी रही हूँ। मैंने बात की है, हमारा शांत रहना और चुप रहना ही हमें बचा सकता है, इसलिए कुछ भी हो जाए अपना मुंह मत खोलना, शांत रहना, समझे? पर हाँ, मुझे मेरे फोन पर कभी कॉल मत करना। मैं तुम्हें पीसीओ से इसलिए कॉल कर रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। आई लव यू केविन, टेक केयर। केविन, ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम प्लीज जो भी जानते हो उन्हें बता दो, प्लीज। मार्गरेट, मुझसे एक गलती हुई और उस गलती की वजह से इस मोनिका ने मुझे ट्रैप कर लिया है। केविन, अब छुपाने से या चुप रहने से कोई फायदा नहीं है। मुझे नहीं पता तुमने क्या किया और क्यों किया, लेकिन जो भी किया है ना, उसकी वजह से हमारी फैमिली सफर कर रही है। पुलिस को पता है कि तुम इन मर्डर्स में इन्वॉल्व हो, वो तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम उनको सब सच बता दो। मैं मोनिका को उसकी शादी के पहले से जानता था, हम दोनों का अफेयर था। फिर उसकी शादी हो गई, उसकी शादी के बाद हम लोग दोबारा मिले और फिर से सब कुछ शुरू हो गया। लेकिन उस समय मुझे ये नहीं पता था कि ये ऐसे खत्म होगा। केविन, मुझे तुम्हारी लव स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं।
मुझे सिर्फ ये जानना है कि तुमने मोनिका की क्या और कैसे मदद की, टू द पॉइंट। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, वो बैरामैक्सिन तूने उसे लाके दिया था। सच बोल रहा हूं ना? हम दोनों के बीच में सिर्फ फिजिकल रिलेशन था। मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि वो गोम्स हाउस में खुश नहीं है, पर सर बैरामैक्सिन के बारे में उसने मुझसे झूठ बोला था। तो बैरामैक्सिन तूने ही लाके दिया था उसे? जब मैंने उसे पूछा था कि बैरामैक्सिन क्यों चाहिए, उसने मुझे असलियत नहीं बताई। बैरामैक्सिन, मोनिका तुम जानती हो ना, वो केमिकल एक जहर है। ऑफ कोर्स पता है केविन, मेरी कॉलोनी में ना एक कुत्ता है, वो बहुत बीमार है, रात भर दर्द से तड़पता रहता है। मुझसे उसका दर्द देखा नहीं जाता। मैं उसे उसके दर्द से आजाद करना चाहती हूँ केविन। अरे तो एक म्यूनिसिपैलिटी को फोन करके उनको बुला लो। तुम क्या ये कुत्ते को बैरामैक्सिन देने की बात कर रही हो? केविन, वो बहुत दर्द में है, बहुत तकलीफ में रहता है दिन रात। हमें कुछ करना चाहिए। देखो, हम इंसान तो अपना दर्द तकलीफ बता सकते हैं, लेकिन ये बेचारा ये कैसे कहेगा? केविन प्लीज, हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। मुझे लगा उसकी नीयत साफ है, वो अच्छे इंटेंशन से मांग रही है। बैरामैक्सिन मिला कहां से? सर, मेरा एक दोस्त है जो गोल्ड इंडस्ट्री में काम करता है। क्या नाम है तेरे दोस्त का? अश्विन मूर्ति। केविन, तूने जितना मांगा था उतना ही लाया, पर थोड़ा ध्यान से। जहर ही। ऑफ कोर्स अश्विन, मुझे पता है जहर है। वैसे तू इसका करेगा क्या? क्यों चाहिए तुझे? अरे मुझे नहीं, मेरे एक दोस्त को चाहिए। थैंक यू केविन, सच डार्लिंग। मोनिका ने कहा कि उसे कुत्ते को मारने के लिए बैरामैक्सिन चाहिए, और तूने उसकी बात का विश्वास कर लिया। मोनिका ने 11 साल में 6 मर्डर किए हैं। उसने पहले तो उससे इतनी मात्रा में बैरामैक्सिन ले लिया था कि बाकी के लोगों को मार सके। और अगर बैरामैक्सिन उसके पास था, तो जो टीम फिलिप के केस में जांच कर रही थी, उन्हें ये बैरामैक्सिन मोनिका के घर क्यों नहीं मिला? कहां छुपा के रखा था उसने? केविन, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें इस बात के बारे में ना पता हो कि मोनिका ने वो बैरामैक्सिन अपनी सास को मारने के लिए मंगवाया है। सर, मुझे सच में नहीं पता था। मुझे उसकी नीयत साफ लगी, इसलिए मैंने उसका विश्वास कर लिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो बैरामैक्सिन अपनी मदर इन लॉ को मारने के लिए यूज करेगी। तो तुम्हें इस बात का पता था कि उसने जहर देकर अपनी सास को मारा है ना? केविन, तुम्हें यह भी पता था कि अपनी सास को मारने के बाद बाकी लोगों को भी एक एक करके वो मारने वाली है ना? सर, मैं फंस गया था उसके जाल में। मोनिका द्वारा की जाने वाली हर एक हत्या की जानकारी पहले से, यहां तक कि यह जानकारी भी पहले से थी कि मोनिका का अगला शिकार कौन होगा, अगली हत्या किसकी होने जा रही थी। ये सारी हत्याएं बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत की गई थी। जब मारिया गोम्स मरी थी, मरी नहीं थी, मारी गई थी। मारिया गोम्स का मर्डर हुआ था केविन। हाँ, जब मारिया गोम्स का मर्डर हुआ था, अब मेरा उस पर ध्यान गया। मुझे समझ में आ गया कि मोनिका ने ही कुछ गड़बड़ करी। क्या किया तुमने? क्या क्या केविन? तुमने अपनी मदर इन लॉ मारिया गोम्स का मर्डर किया है ना? मैंने उन्हें नहीं मारा। नहीं मारा? ठीक है, मैं ना अभी पुलिस को फोन करके अभी उनसे बात करता हूं। केविन, तो ऐसा नहीं करो। क्यों? ठीक है, नहीं करूंगा। मुझे अभी इसी समय सारा का सारा सच जानना है। तुझे मारिया गोम्स की डेथ पर अचानक मोनिका पे शक हो गया? तूने 2+2 किया और तुझे समझ में आ गया कि उसी ने अपनी सास का मर्डर किया है? अचानक नहीं, जब मोनिका ने मुझसे बैरामैक्सिन मंगवाई थी, उसके कुछ ही समय बाद मारिया गोम्स को फूड पॉइजनिंग हुई और मरने से लगभग 1 महीना पहले तक वो बेड पर थी। मुझे तभी शक हो गया था कि मोनिका ने कुछ गड़बड़ करी है, और मारिया की डेथ के बाद यकीन हो गया। तभी शक हो गया था मुझे जब उनकी तबीयत खराब हुई थी, लेकिन मैंने तब तुम्हें कुछ नहीं कहा था। लेकिन उनकी डेथ के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम। हाँ, मैंने उन्हें मारा है। उन्हें मारने के लिए मैंने तुमसे बैरामैक्सिन मंगवाया था। तो तुमने मुझसे झूठ बोला था। मैं तुम्हारे इस क्राइम में ना तुम्हारा हिस्सेदार नहीं बनता। केविन, लिसन, केविन प्लीज।
केविन प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। केविन, उस औरत ने मेरी जिंदगी हराम कर दी थी। तंग आ गई थी मैं, फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। उसे मारने के अलावा और कोई चारा नहीं था मेरे पास। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तो अब तुम्हें मेरा दिमाग खराब लग रहा है केविन? हाँ, इतने अच्छे से जानते हो मुझे, कितने टाइम से, फिर भी तुम्हें मेरा दिमाग खराब लग रहा है? तुम अच्छी तरह से जानती थी बैरामैक्सिन कैसे यूज करना है, लेकिन मेरे सामने तुम इनोसेंट बनती रही, झूठ बोलती रही मुझसे। केविन, उस औरत ने मेरी जिंदगी मौत से बदतर बना दी थी। ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ। ऐसा लगता था जैसे किसी पिंजड़े में हो। क्या करती मैं केविन? और उसे एक न एक दिन तो मरना ही था। केविन प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो, प्लीज केविन। केविन, अब तो तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है ना? केविन, तुमने मेरी सिर्फ मदद नहीं की है, बल्कि मेरी जिंदगी आसान कर दी है। वो सब दिया है जो मैं चाहती हूँ। मैं बेवकूफ था सर, जो उसके जाल में फंस गया। उसके बाद भी तू मोनिका को बाकी लोगों को मारने के लिए अश्विन से बैरामैक्सिन लाके देता रहा। अश्विन मूर्ति कहां मिलेगा? अश्विन मूर्ति जिसने केविन को बैरामैक्सिन लाकर दिया था, केविन जिसे मोनिका ने सभी हत्याओं को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया था, वो अश्विन मूर्ति इस केस के बाहर आते ही अपना फोन स्विच ऑफ करके अंडरग्राउंड हो गया था। अश्विन के परिवार पर दबाव डालकर आखिरकार पुलिस उसका ठिकाना जानने में सफल रही और मुंबई के उस होटल में पहुंच गई जहां अश्विन छुपा बैठा था। सर, मैंने सिर्फ अपने दोस्त केविन परेरा के लिए किया था। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था क्या चल रहा है। मैंने केविन से कहा भी था कि इसका गलत इस्तेमाल मत करना। 11 साल में 6 मर्डर हो गए अश्विन, और हर बार ये केमिकल तूने सप्लाई किया था। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि वो लोग इस खतरनाक केमिकल का कर क्या रहा है? हाँ अश्विन, मुझे सारी डिटेल चाहिए। कैसे इस केमिकल को तूने अपनी कंपनी से बाहर करवाया, और उस केमिकल को बाहर करवाने में कितने लोगों ने पैसे खाए? मोनिका, फाइनली ये केस खत्म होने जा रहा है। तुमने तो हमें कुछ नहीं बताया, पर तुम्हें तुम्हारे ही जुर्म की कहानी हम उसके मुंह से सुनवाएंगे जिसने तुम्हें बैरामैक्सिन लाके दिया। चलो। बैठो मोनिका। तुम कुछ भी बताने से मना कर रही थी, पर सुन तो सकती हो? याद कर सकती हो 11 साल में तुमने कितने मर्डर्स किए, किस किस को मारा? केविन, मोनिका ने जो दूसरा मर्डर किया अल्बर्ट गोम्स का, उसकी कहानी तुम मोनिका को सुनाओगे। कम ऑन। हमारी आंटी के मर्डर के टाइम पर मैं बुरी तरह फंस चुका था, और वो इसलिए नहीं क्योंकि मैं इसे प्यार करता था, बल्कि इसलिए कि मुझसे अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अगर मेरे इतना समझाने के बाद भी तुम्हें गिल्ट होता है और तुम पुलिस के पास जाने का सोचते हो, तो एक बात जरूर याद रखना केविन, कि बैरामैक्सिन तुमने मुझे लाके दिया था। केविन, हम ये सब भूलकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं लगने वाला है कि मारिया की मौत कैसे हुई। एक मर्डर में फंसने के बाद मैं आगे वापस फंसने वाला था। मतलब मुझे पता होता था कि आगे और भी मर्डर्स होने वाले हैं। थैंक यू केविन। अब किसको मारने वाली हो? अल्बर्ट गोम्स को। अब किसकी बारी है? फिलिप। फिलिप? फिलिप क्यों? मोनिका, तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें मिल गया है ना, तो फिर उस बेचारे फिलिप को जितना जीना था वो उससे ज्यादा जी चुका है। अंकल पीटर। क्यों? क्योंकि उन्हें शक हो गया है कि फिलिप का मर्डर हुआ है। वो शक कब का धूल चाट चुका है केविन। पुलिस भी शांत बैठी है, पर अंकल पीटर ही हैं जो दीमक की तरह से कुरेद रहे हैं। वो ना ही चुप होने को तैयार है, ना ही मानने को कि फिलिप ने सुसाइड किया है। वो बहुत परेशान है केविन। अब तो मरने के बाद ही उन्हें शांति मिल सकती है। अब ये किसके लिए है?
नताशा और जॉर्ज पहले ही सब कुछ तुम्हारे नाम कर चुके हैं। जॉर्ज लंदन से वापस नहीं आने वाला है, तो किसके लिए मोनिका अब किसकी बारी है? जेनिफर। मोनिका, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? जेनिफर डिमेलो, उस बच्ची की क्या गलती है? बाय केविन। आखिरी बार तो मैंने इससे पूछा भी नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि अब जेनिफर की मां रेचल की बारी है, और वही हुआ। मोनिका, तुमने ये कैसे पता किया कि कितनी मात्रा में बेरामिक्सिन देना है, जिससे कि डॉक्टर या कोई भी ये पकड़ ना पाए कि मरने वाले को जहर दिया गया है? मोनिका, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। अब चुप रहने का या कुछ भी छुपाने का कोई फायदा नहीं है। मैंने इसके बारे में बहुत रिसर्च किया था, पढ़ाई की थी। तो इन लोगों से पहले भी किसी को ये जहर दिया था? जैसा कि केविन ने बताया कि तुम्हें अपने कॉलोनी के कुत्ते के लिए भी बेरामिक्सिन चाहिए था। पहले भी मैंने इसे अपनी मदर इन लॉ को ही दिया था, वो बस क्वांटिटी में थोड़ा मिसकैलकुलेशन हो गया था, इसलिए बच गई, सिर्फ बीमार पड़ी। और ये गलती तुमने अगली बार नहीं की। एकदम सही मात्रा में पैरामैक्सिन दिया जिससे वो मर गई और किसी को पता भी नहीं चला। मुझसे गलती सिर्फ एक बार हुई थी। एक नहीं, 2 बार। दूसरी बार तुमसे ये गलती तब हुई जब तुमने नताशा को मारने की कोशिश की। नताशा झूठ बोल रही, मैंने उसे मारने की कोशिश नहीं की। अगर की होती तो वो जिंदा नहीं बचती। मुझसे गलती सिर्फ एक बार हुई थी। तो ये सारी जानकारी, ये सारी रिसर्च तुमने सिल्वा कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठ के की? हाँ। मतलब ये प्लानिंग तुमने पहले से ही की हुई थी? तुमने फेक मार्कशीट, अपॉइंटमेंट लेटर, आईडी इन सब रिसर्च के लिए बनवाया था? इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैंने प्लानिंग की थी या नहीं की थी? जो आपको चाहिए था वो तो पता लग गया है ना। इन लोगों के अलावा किसी का मर्डर किया जो अब तक हमारे सामने नहीं आया, या हो सकता है तुम्हारी फैमिली के सामने भी नहीं आया अब तक? कोई ऐसा जिसे तुम मारना चाहती हो पर बच गया? जॉर्ज, क्योंकि वो भी अंकल पीटर फर्नांडिस की तरह तुम्हारा कच्चा चिट्ठा खोलने पर तुला हुआ था, राइट? जाहिर है, और क्या रीजन हो सकता है? जेनिफर और रेचल को तुमने पॉल के लिए मारा, लेकिन इतनी छोटी बच्ची को मारने के बाद भी तुम पर कोई असर नहीं हुआ? जरा सा भी गिल्ट फील नहीं हुआ? पॉल बहुत शरीफ आदमी है, पसंद करती थी मैं उससे, प्यार करती थी। पॉल के मुताबिक फिलिप की मौत के बाद तुम दोनों करीब आ गए थे, और अब तो तुम्हारे पास गोम्स फैमिली का सारा बिजनेस और प्रॉपर्टी भी आ चुकी थी, जिसके लिए तुमने पहले मारिया गोम्स और फिर अल्बर्ट गोम्स का मर्डर किया। तो फिलिप को क्यों मारा? मोनिका, तुम रोज कहाँ जाती हो? कॉलेज जाती हूँ फिलिप, और कहाँ जाओगे? पिछले 1 हफ्ते से तुम कॉलेज नहीं गई हो, क्या हुआ? सरप्राइज हो गई ये सुनकर कि मैं जानता हूँ? तो तुम मेरा पीछा करते हो, नजर रखते हो मुझ पे? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम रोज कहाँ जाती हो? कुछ काम से जाती हूँ। कैसा काम? ऑर्चर्ड से रिलेटेड काम था, और काजू की सप्लाई के लिए कुछ लोगों से मिलना था। झूठ बोल रही हो तुम, तुम्हारा अफेयर चल रहा है, उसी से मिलने जाती हो रोज तुम। मोनिका, मुझे सब पता है, ऐसा मत समझो मैं खत्म हो चुका हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं सब देख रहा हूं, बहुत कुछ जानता हूं, बहुत देख चुका हूं। फिलिप हर चीज में नाक अड़ाने लगा था। मैं नहीं चाहती थी कि उसे और कुछ पता लगे, इसलिए मार दिया। सर, मैंने मोनिका को साइकेट्रिस्ट के पास भेज दिया है, उसकी दिमागी हालत का पता लगाने के लिए। मुझे वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं लगी। वो शायद अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। वो इन मर्डर्स के बारे में इतने आराम से बात कर रही थी जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। उसे अपने किए का जरा सा भी पछतावा नहीं। उसने बड़े आराम से बताया कि वो जॉर्ज को भी मारना चाहती थी, लेकिन वो बच गई। केविन और अश्विन मूर्ति के अलावा उस तक बैरामैक्सिन पहुंचाने में और लोग भी शामिल हैं। 6 मर्डर हुए हैं, वो भी इतनी शांति से, इतनी प्लानिंग से कि 14 साल सामने नहीं आए। इसका मतलब कुछ और लोग भी शामिल होने चाहिए।
प्रशांत कदम और राहुल सिंह भी हैं जिन्होंने मार्कशीट, आईडी कार्ड, अपॉइंटमेंट लेटर और अल्बर्ट गोम्स की नकली विल बनाने में मोनिका की मदद की थी। प्रशांत कदम और राहुल सिंह भी अपने बयान पे अड़े हुए हैं कि उन्हें इन मर्डर्स के बारे में कुछ नहीं पता, और मोनिका ने भी ऐसा कुछ बताया नहीं कि इन दोनों का मर्डर्स से कोई वास्ता है। लेकिन मुझे यकीन है सर कि नकली कागजात बनाने के अलावा प्रशांत का इनमें हाथ है। हमने उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है जिन्होंने अल्बर्ट गोम्स की नकली विल को रजिस्टर करवाने में मोनिका की मदद की थी। अगर और कोई भी इसमें इन्वॉल्व है तो हम मोनिका से उसके नाम का पता करवा लें। साइकेट्रिस्ट के रिपोर्ट के बाद उसे फिर से अपनी कस्टडी में ले लो। केविन लॉरेंस और अश्विन मूर्ति पर भी सख्त से सख्त चार्ज लगाओ। वो दोनों जानते थे मोनिका को रोक सकते थे, उल्टा उसके साथ शामिल हो और उस औरत ने 6 लोगों को मार दिया। मोनिका, तुमने अपने घर मुझे कॉफी ऑफर की थी। आप चाहे तो आराम से अंदर बैठ के बात कर सकते हैं। कॉफी पिएंगी यार? क्यों? मुझे भी मारने का प्लान? सर, हम श्योर पॉल भी इन्वॉल्व है इसमें। मोनिका ने उसके साथ मिलकर किया होगा। पर जॉर्ज, हमें ऐसा कुछ भी पता नहीं चला, और मोनिका उन लोगों में से नहीं है जो किसी और को बचाने के लिए खुद सूली पे चढ़ जाए। हमने उससे कई बार पूछा लेकिन उसने एक बार भी पॉल का नाम नहीं लिया। हमारे घर में हमारे आंखों के सामने इतना सब कुछ हो रहा था, हमें पता कैसे नहीं चला? इस सवाल का जवाब तो आपको खुद ही ढूंढना होगा नताशा। दरअसल एक बहुत बड़ी चूक हमसे भी हुई है। जब फिलिप की बॉडी में से बैरामेक्सिन के ट्रेसेस मिले थे और पीटर फर्नांडिस ने इसका मुद्दा भी बनाया था, अगर इस केस को सीरियसली लिया जाता तो पीटर फर्नांडिस, जेनिफर और रेचल को बचाया जा सकता था। मोनिका की मेंटल कंडीशन ठीक है? 6 मर्डर किया है उसने, कोई गिल्ट नहीं। हमारे साइकेट्रिस्ट ने उससे बात की है, कई सेशन भी हुए हैं, पर स्ट्रेंजली हमारे डॉक्टर का कहना है कि मोनिका के केस में सब कुछ नॉर्मल है। डॉक्टर को उसके सारे रिस्पॉन्सेज नॉर्मल लगे। मोनिका इज नॉट ए साइकोपैथ, उसे कोई मानसिक बीमारी नहीं है। तो फिर औरत है क्या? 6 मर्डर किया उसने, उसमें से एक 6 साल की छोटी सी बच्ची थी। कुछ जुर्म इस कदर अविश्वसनीय और चौंकाने वाले होते हैं कि उनके बारे में सुनकर एक आम इंसान कुछ वक्त के लिए सुन पड़ जाता है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इन हत्याओं को कैसे अंजाम दिया गया और इतने सालों तक ये सामने क्यों नहीं आई, जबकि एक के बाद एक जुर्म को अंजाम दिया जा रहा था। जिन लोगों को इन हत्याओं की जानकारी थी वो इतने सालों तक चुप रहे। अगर इनमें से एक का भी ज़मीर जागता तो इनमें से कई जिंदगियां बच सकती थी। मासूम लोगों को मौत के घाट उतारने का यह उत्सव रोका जा सकता था। जब फिलिप की मौत को संदिग्ध पाया गया तब, या अगर केविन शुरुआत में ही पुलिस के पास आ जाता तो शायद ये सब और पहले रुक सकता था। इस भयानक हत्याकांड से एक बार फिर यह साबित हो गया कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, किसी भी हद तक क्यों ना चला जाए, पर क्राइम नेवर पेज। किसी भी जुर्म से अपराधी का मकसद पूरा नहीं हो सकता है। भले ही ऐसा लगा हो कि इतने सालों तक जमीन में दफन ये सच कभी बाहर नहीं आएगा, पर आखिरकार न्याय हुआ और जुर्म सबके सामने आया। इन सभी हत्याओं का मकसद बेहद भयानक, बेहद डराने वाला था, जिसकी जड़ में सिर्फ स्वार्थ और लालच बसा था। लालच पैसे का, पैसे पर पकड़ बनाने और बेतरतीबी से खर्चा करने की आजादी का। हर चीज को अपने हिसाब से चलाना, अपनी खुशी से चलाना, यह अक्सर दूसरे लोगों के लिए सजा बन जाता है और उन्हें नुकसान पहुंचाता है। एक स्वार्थी इंसान ऐसी हालत में अपनी इच्छाओं के आगे घुटने टेक देता है, फिर उसे सही गलत कुछ समझ में नहीं आता और ऐसी स्थिति में वो किसी भी हद तक चला जाता है। स्वार्थी होना इंसान के स्वभाव में है, लेकिन उस स्वार्थ को हानिकारक होने से रोके रखने की क्षमता भी इंसान में ही मौजूद है। अपने अंदर के स्वार्थ और नकारात्मकता को पहचानना बेहद जरूरी है, तभी इंसान अपनी कमजोरियों पर काबू पा सकता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। कल रात 10:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।